आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। सिद्धार्थ ने कहा, दक्षराज सचमुच इन हजारों वर्षों में नंबर एक कीमिया प्रतिभा थे। कीमिया के बारे में उनकी समझ हमसे, इन तथाकथित कीमिया सम्राटों से बिल्कुल अलग है। ये ठीक इसीलिए है कि वो अक्सर कुछ अकल्पनीय रूप से विचित्र औषधीय पिल को परिष्कृत कर लेते थे। यदि ये मृत्यु अटूट न होता तो उनका कीमिया भगवान बनना जल्द या बाद में जरूर होता। अफसोस, युवा पीढ़ी का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति वास्तव में ऐसे ही मर गया। प्रथम एल्डर और कीमिया सम्राट सिद्धार्थ ने दक्षराज के बारे में चर्चा की। दोनों ने बहुत विलाप किया, विशेष रूप से कीमिया सम्राट सिद्धार्थ। कीमिया सम्राट सिद्धार्थ एक उच्च पद के कीमिया सम्राट के रूप में कीमिया खाद्य क्षेत्र के शीर्ष पर पहले से ही खड़े थे, लेकिन वास्तव में उनके पास भी दक्षराज के प्रति अत्यधिक मूर्ति पूजक मानसिकता थी, जिसके बारे में बात करते हुए जब से देव परिवार के पिता और पुत्र का नाश हुआ तब से न केवल ये मेडिसिन किंग हॉल कमजोर नहीं हुआ, बल्कि इसके बजाय ये और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। ये सिर्फ इतना है कि ये मेडिसिन किंग हॉल तेजी से रहस्यमय होता जा रहा है। मूल रूप से हमारे लोटस व्यवसाय संघ के पास अभी भी उनके साथ कुछ सहयोग था, लेकिन अब ये सब निलंबित है। प्रथम एल्डर ने कहा, जब मेडिसिन किंग हॉल अपने शिखर काल में था तो ये लक्ष्य था कि विभिन्न दिव्य क्षेत्र शिखर व्यापारिक कंपनियां सहयोग करने के लिए एक दूसरे से आगे निकल गई। एक समय पर इसने अल्केमिस्ट एसोसिएशन को भी पीछे छोड़ दिया, सिवाय इसके कि अतीत पहले ही हवा के साथ चला गया था। वर्तमान मेडिसिन किंग हॉल भी अब वो मेडिसिन किंग हॉल नहीं रहा जो पहले था। कीमिया सम्राट सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और कहा, दक्षराज की मृत्यु एक तरह से कीमिया के मार्ग पर पीछे हटना था। अगर वो नहीं मरता तो पूरी कीमिया दुनिया में बहुत जल्द क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाता। अगर ऐसा होता तो ये अज्ञात देवता क्षेत्र के लिए एक और शुरुआत भी हो सकती थी। शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है, लेकिन यह कहना कि जिस लड़के ने इन कुछ तरह की औषधीय गोलियों को परिष्कृत किया उसका दक्षराज से कोई संबंध है, यह भी बहुत दूर की बात है। जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, उसे किसी प्राचीन कीमियागर की विरासत मिलनी चाहिए थी, इसलिए वो इन कुछ औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना जानता था, पहले बुजुर्ग ने कहा। कीमिया सम्राट सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मेरा सुझाव है कि हमारे संघ को उस लड़के पर अधिक ध्यान देने दो। अगर कोई संभावना है तो उसे हमारे व्यवसाय संघ में शामिल होने देना सबसे अच्छा है। उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से मेरी उपलब्धियों से ऊपर होंगी। पहले एल्डर ने कहा, मैं स्वाभाविक रूप से जानता हूं, ये औषधीय गोलियां, इन्हें छोड़ो। बाद में मैं कुछ साथी कीमियागरों को इन औषधीय गोलियों पर एक साथ शोध करने के लिए आमंत्रित करूंगा। कीमिया सम्राट सिद्धार्थ ने कहा, कहीं और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में 2 रैंक 1 पवित्र भूमियां थी, ब्राइट मून सिटी और सुजल सिटी। ब्राइट मून सिटी मूनलाइट हेवनली आई के कारण पूरे दिव्य क्षेत्र में प्रसिद्ध थी, जबकि सुजल सिटी हेवनली सन लाइट आई के लिए प्रसिद्ध थी। 2 शक्तिशाली रैंक 1 पवित्र भूमि को क्रमशः 2 महान पाठक और नेत्री परिवार द्वारा नियंत्रित किया जाता था। कोई भी सक्षम नहीं था उन्हें हिलाने के लिए। लेकिन इस समय ब्राइट मून सिटी के पाठक परिवार ने एक सम्मानित अतिथि का स्वागत किया। ये व्यक्ति अल्केमिस्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष लॉर्ड चित्रंजन थे। यहां तक कि दीक्षा को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि नेत्री परिवार उसके लिए वास्तव में लॉर्ड चित्रंजन को आमंत्रित करने में सक्षम होगा। सिवाय इसके कि दीक्षा को निदान का एक दौर देने के बाद लॉर्ड चित्रंजन की भौहें एक साथ जुड़ गई और बार बार विलाप किया। कितना अजीब, कितना अजीब। विशाल नेत्री ने ध्यान से किनारे से पूछा, महामहिम चित्रंजन, दीक्षा की बीमारी के क्या अजीब पहलू हैं? चित्रंजन को नेत्री परिवार ने आमंत्रित किया था, इसलिए विशाल को स्वाभाविक रूप से उसके साथ जाना पड़ा। दीक्षा को ठीक करना विशाल का पुण्य कार्य होगा। दीक्षा को इस विवाह पर आपत्ति करने का कोई और कारण नहीं मिल सकता था। चित्रंजन ने कहा, मैंने अभी अभी जांच की और पाया कि मूनलाइट हेवनली आई के अलावा दीक्षा के पास वास्तव में एक और अत्यंत दुर्लभ आत्मा काया है। यह सुनकर विशाल मन ही मन बड़बड़ाया, ये उस बच्चे के मुताबिक वही इनट ब्याटेल या कुछ और काया ना हो। उसकी सोच को बाधित करके चित्रंजन ने कहा, यदि ये एक साधारण आत्मा काया होती तो ये स्वाभाविक रूप से एक अच्छी बात होती, लेकिन ये इननेट बैटल सोल काया अलग है। दिव्य क्षेत्र के अभिलेखों में
इनेट बैटल सोल काया केवल कुछ ही बार दिखाई दिया। इस तरह की आत्मा काया के लिए आत्मा और मांस को एक में विलीन होना आवश्यक है, लेकिन ये मून लाइट हेवनली आई काया से टकराता है। दो तरह की आत्मा काया यानी कि शरीर दिव्य आत्मा पर शिकार करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दीक्षा का वर्तमान सर्वनाश होता है। चितरंजन के हर शब्द के साथ विशाल का चेहरा और गहरा होता गया। उसका निदान वास्तव में उस बदमाश के निदान जैसा ही था। वास्तव में भूत दिखाई दे रहे हैं। जब दीक्षा ने ये शब्द सुने तो वो वेदांत को देखकर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। आरव वास्तव में दुर्जय था। कीमिया के मानकों के अनुसार वो इस महामहिम चितरंजन से बिल्कुल भी नीचे नहीं था। हालांकि आरव ने कहा कि वो उसकी आत्मा काया की परस्पर विरोधी पीड़ा का इलाज करने में सक्षम था। ये चितरंजन शायद ऐसा नहीं कर सकता था, है ना? महामहिम उपाध्यक्ष, तब दीक्षा की बीमारी विशाल की आंखों में कुछ उम्मीद थी। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि चितरंजन उसे ठीक कर दे। इस तरह वो बिना किसी झिझक के उस बदमाश को मार सकता था। इन कुछ दिनों में विशाल हर रोज दीक्षा को परेशान कर रहा था, लेकिन उसे ये कैसे महसूस नहीं होता कि दीक्षा का दिल उस घिनौने लड़के के हाथों में बंधा हुआ है। समय बीतने के साथ साथ उसके दिल में ईर्ष्या और भी गहरी होती गई। चितरंजन ने गहरी सांस ली और कहा, दिव्य आत्मा की बीमारियां सबसे खतरनाक होती है। इसके अलावा आत्मा काया स्वर्ग और पृथ्वी से पैदा होती है, और इसे बदलने के लिए औषधीय शक्ति का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं है, जब तक स्वर्ग उसकी आत्मा काया में से एक को वापस नहीं ले लेता। अन्यथा ये लाइलाज है। विशाल के चेहरे पर भाव बदल गए और उसने बिना किसी विरोध के कहा, महामहिम चितरंजन की कीमिया साधना बहुत अधिक है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप भी असहाय हो? चितरंजन ने असहाय होकर कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की कीमियापद साधना कितनी मजबूत है, ये सर्वशक्तिमान भी नहीं है। हमेशा घातक बीमारियां होती है जिनका इलाज नहीं किया जा सकता। ये दो प्रकार की आत्मा काया, उनमें से कोई भी असाधारण रूप से दुर्जय होगी, लेकिन एक शरीर पर इकट्ठा होना, यह सच है कि भाग्य लोगों का मजाक उड़ा रहा है। भविष्य में आत्मा बल का उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा परिणाम कल्पना से परे भयानक होंगे। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने बगल में वेदांत की ओर देखा। उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी नरम हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा, नीला आत्मा वृक्ष अत्यंत दुर्लभ है। मुझे विश्वास है कि आपके पिता ने उन्हें प्राप्त करने के लिए काफी कीमत खर्च की है ना? यह सिर्फ इतना है कि नीला आत्मा मिश्रित द्रव के साथ भी यह केवल लक्षणों का इलाज कर सकता है, जड़ का नहीं। विशाल के चेहरे पर अचानक भाव बदल गए और उसने चितरंजन से पूछा, महामहिम चितरंजन, अगर आप भी दीक्षा की इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते हैं, तो क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो इसका इलाज कर सकता है? आर्य, क्या अल्केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष करुणाकर भी सक्षम नहीं है? विशाल के मुंह से निकले अध्यक्ष करुणाकर वास्तव में दिव्य क्षेत्र के कीमिया पद के शिखर अस्तित्व अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष करुणाकर ही थे। चितरंजन ने अपना सिर हिलाया और कहा, जहां तक मुझे पता है, अध्यक्ष करुणाकर भी शायद ही ऐसा कर पाए। इसके अलावा अगर वे ऐसा कर भी पाए तो भी शायद ही दीक्षा के लिए उनके द्वारा कोई कदम उठाए जाने का इंतजार कर पाना मुश्किल होगा। विशाल ने अचानक ठंडी मुस्कान के साथ दीक्षा से कहा, दीक्षा, क्या तुमने सुना? अध्यक्ष करुणाकर भी नहीं कर सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम सोचते हो कि निचले क्षेत्र का आदिवासी तुम्हारी घातक बीमारी का इलाज कर सकता है? दीक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि चेयरमैन करुणाकर भी कुछ नहीं कर सकते, तो क्यों न उन्हें एक बार कोशिश करने दी जाए? मुझे लगता है कि तुम अपने दिल में उस आदिवासी के बारे में सोच रहे हो, है ना? विशाल ने गुस्से से कहा, तो क्या हुआ अगर हाँ? दीक्षा ने न तो चापलूसी से कहा और न ही घमंड से। विशाल का पूरा व्यक्तित्व गुस्से में लगभग हंफने लगा। दीक्षा, माननीय भतीजे ने आपकी नब्ज जांचने के लिए महामहिम चितरंजन को यहां आमंत्रित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपका रवैया क्या है? बगल में खड़े एक सम्मानित मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति वास्तव में ब्राइट मून सिटी का सिटी लॉर्ड श्रीनिवास पाठक थे। ये वही थे उस समय आरव के साथ बिसाल की झड़प के समय बिसाल के मुंह से अंकल श्रीनिवास यानी कि दीक्षा के पिता। पहले वो पूरे समय बात नहीं करता था, इस समय वो अंततः अपना मुंह खोलने से खुद को नहीं रोक सका। आदिवासी इस बूढ़े आदमी को स्पष्ट बोलने के लिए क्षमा करें, लेकिन एक निचले क्षेत्र का आदिवासी ऐसी घातक बीमारी का इलाज कैसे कर सकता है? चितरंजन ने अचानक हंसते हुए कहा। जब विशाल ने ये शब्द सुने तो उसकी आत्मा तुरंत बहुत उत्साहित हो गई। शक्ति प्रदर्शन करते हुए उसने दीक्षा से कहा, दीक्षा, तुमने सुना या नहीं? दीक्षा ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लगता है विशाल को मुझसे बहुत उम्मीद है कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं। विशाल के चेहरे पर कठोरता आ गई और उसने जल्दी से कहा, मेरा यह मतलब नहीं था। अंत में यह एक खटास भरे नोट पर समाप्त हुआ। सबके चले जाने के बाद दीक्षा का चेहरा थोड़ा थका हुआ दिखाई दिया और उसने दबी हुई सांस में कहा, पलक झपकते ही
1 साल से ज्यादा हो गया है। बहुत समय हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम ठीक हो? शुरू में उसने सोचा कि आरव के लिए तड़प सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो उस व्यक्ति से बहुत मिलता जुलता था। लेकिन दीक्षा के दिव्य क्षेत्र में वापस आने के बाद उसने पाया कि आरव की छवि उसके दिमाग में घूमती रही और जाती नहीं। वो अभी भी अपने आप को एक साफ मंदशा नहीं दे पा रहा था कि वो उस समय आरव के साथ अंतिम बातचीत के समय कैसा महसूस कर रहा था। उसका दक्षराज के लिए भी भावना थी और शायद आरव के लिए भी। वो कभी कभी सोचता था, क्या ये करीबी भावना आरव का उसे ठीक करने के लिए जी जान लगाने के वजह से हो सकता है। लेकिन एक क्षण बाद वह इसे नकार देता था। वो आरव की किमिया ज्ञान को देखकर दक्षराज और आरव को जोड़ना चाहता था, क्योंकि दक्षराज का अंत और आरव का अद्भुत शक्ति प्रकट में एक सामंजस्य देख पा रही थी। लेकिन पुनर्जन्म जैसा सोच कितनी बेतुकी थी। उसके मन में यह भी भावना आती थी, क्या आरव भी उसके लिए कुछ महसूस कर रहा है या ये सिर्फ दोस्ती के खातिर थी, जैसे कि आरव दूसरे दोस्तों के लिए करता है। 1 साल से उसके मन में हमेशा बेतुकी ख्याल आता रहता था। पूरी तरह से कहे तो उसका मन अनेक भावनाओं के धागों से लटका हुआ था। वर्तमान दीक्षा के चेहरे पर गहरी तड़प साफ दिखाई दे रही थी। आरव की साधना गति के अनुसार वो शायद अब दिव्य क्षेत्र में चढ़ चुका है ना? वेदांत ने अचानक कहा। दीक्षा ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसने चिंतित होकर कहा, जिस बात की मुझे चिंता है वो भी ठीक यही है। विशाल ने आरव के शरीर पर हेवनली सन लाइट आई की छाप छोड़ी है। अगर वो वास्तव में आरव से निपटने पर तुला हुआ है तो अपनी वर्तमान ताकत के साथ वो निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दूसरे लोगों के बारे में नहीं जानता, लेकिन भाई आरव बहुत असामान्य है। एक मामूली सी छाप शायद उस पर ज्यादा असर नहीं करेगी। दीक्षा की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, सच में? वेदांत ने सिर हिलाया और कहा, तुमने भाई को पहले कब नुकसान उठाते देखा है? इसके अलावा अगर भाई आरव वास्तव में वो व्यक्ति है जिस पर तुम्हें संदेह है, तो वो एक छोटे से विशाल को कैसे अपनी नजरों में रखेगा? निश्चिंत रहो, जब तक भाई तुम्हारे सामने एक बार फिर नहीं आता तब तक इंतजार करो। वो विशाल को जरूर पैरों तले रौंद देगा। इन कुछ दिनों में वेदांत लगातार दीक्षा का अनुसरण कर रहा था और आरव के बारे में काफी रहस्य भी जानता था, जिसमें दीक्षा का आरव के बारे में संदेह भी शामिल था। दीक्षा ने आधे अविश्वास से कहा, सच में? अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम बस इंतजार करो और देखो। वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी समय विशाल इस समय बहुत गुस्से में था। ये लानत आदिवासी वास्तव में इस यंग मास्टर की हेवनली सन लाइट आई की छाप को मिटाने के लिए। लानत है, लानत है। ये यंग मास्टर इस बात पर विश्वास नहीं करता कि एक छोटा सा आदिवासी वास्तव में दीक्षा की बीमारी का इलाज कर सकता है। गार हिमन निर्देशांक के अनुसार वो आदिवासी जो अंतहीन दुनिया से ऊपर आया था, दक्षिण पश्चिम के कुछ क्षेत्रों में होना चाहिए। तुम अभी लोगों को भेजो, तुम्हें मेरे लिए उस बदमाश को ढूंढना होगा। हाँ यंग मास्टर, एक गार्ड जैसा दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का आदमी आदेश स्वीकार किया। जब विशाल ने अंतहीन दुनिया में प्रवेश किया तो वो उस काले वस्त्रधारी व्यक्ति द्वारा दिए गए निर्देशांकों के माध्यम से सीधे विमान को चकनाचूर कर नीचे चला गया। जहां तक अंतहीन दुनिया के मार्शल कलाकार ऊपर चढ़ने में सक्षम थे, वो भी नहीं जानता था। निचले लोकों में सैकड़ों मिलियन से अधिक छोटी दुनियाएं थी। प्रत्येक छोटी दुनिया के आरोही के लिए संबंधित क्षेत्र की जांच करना लगभग असंभव था। विशाल केवल निर्देशांकों के माध्यम से मोटे तौर पर यह पता लगा सकता था कि आरव किस क्षेत्र में चढ़ा था। उस समय विशाल ने आरव के शरीर पर एक छाप छोड़ी थी ताकि आरव को आसानी से खोजा जा सके। लेकिन कौन जानता था कि आरव के चढ़ने से पहले उसने हेवनली सन लाइट आई की छाप को मिटा दिया था। आज विशाल जानबूझकर अपने पीछे छोड़े गए निशान को महसूस करने गया, लेकिन पाया कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तभी उसे एहसास हुआ कि आरव ने अनजाने में ही उस छाप को मिटा दिया था। विशाल को कैसे पता था कि पिछले जन्म में दक्षराज की नेत्री और पाठक दोनों परिवारों से कुछ मित्रता थी। वो हेवनली सन लाइट आई की विधि से भी भली भांति परिचित था। आरव के साधनों से देवताओं या भूतों को बताए बिना छाप मिटाना बहुत आसान था। दूसरी ओर अब तक आरव और अन्य लोगों को महान महेंद्रन की गुफा से बाहर आए हुए आधे महीने से अधिक का समय बीत चुका था। आरव सिटी लॉर्ड सुखदेव से शुरू करके सिटी लॉर्ड आदेश्वर, मास्टर सिद्धार्थ जितने भी थे जो उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की थी, सभी को माफ कर दिया। नहीं तो उस दिन गुफा में आरव केवल सर तिलक को ही बचाता। दिव्य क्षेत्र में आरव बड़ा हल्ला करना नहीं चाहता था। ज्यादा से ज्यादा वो संघर्ष को भड़काना नहीं चाहता था। हालांकि आरव सभी से नाराज था, लेकिन वो अब थोड़ा लो प्रोफाइल रहना चाहता था। आरव को सावरिड शहर के सिटी लॉर्ड आदेश्वर से ज्यादा सिटी लॉर्ड सुखदेव से नाराज था, क्योंकि सुखदेव उसे झूठ बोल के गुफा में ले गए और डायरेक्टली माफी भी नहीं मांगे। लेकिन आदेश्वर पहले तो दुश्मनी दिखाई, लेकिन बाद में परिस्थिति को समझा, माफी मांगा और उसके साथ
दोस्ती करने की भी कोशिश की, लेकिन लॉर्ड सुखदेव के व्यवहार उसे निराश किया। आरव को लगा सिटी लॉर्ड सुखदेव बस काम निकालना चाहते थे। इस आधे महीने के समय में पूरा प्राचीन दमन शहर बहुत शांत दिखाई दे रहा था। सुखदेव के वापस आने के कुछ ही समय बाद वो संतोष के अवशेषों को पवित्र भूमि पर वापस ले आया। मास्टर सिद्धार्थ ने भी सीधे टर्मिनल एकांत में जाने का फैसला किया और फिर कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिया। आरव और सर तिलक ने भी इसी तरह बंद एकांत में जाने का फैसला किया। स्टारमिस्ट रेडियंट फायर फॉर्मेशन में सर तिलक का नुकसान भी कम नहीं था और उसके पास अपने साधना क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एकांतवास में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आरव की दिव्य आत्मा को भी काफी नुकसान हुआ था। इस आधे महीने के समय में आरव ने अपनी दिव्य आत्मा को पूरी तरह से बहाल करने से पहले काफी औषधीय गोलियां भी खर्च की। प्राचीन दमन शहर छोड़ने से लेकर आरव के एकांतवास से बाहर निकलने तक इस बीच लगभग 2 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन इस अवधि के दौरान बड़ी संख्या में टियर 6 औषधीय गोली के ऑर्डर का बैकलॉग था। आरव ने जाने से पहले टियर 6 औषधीय गोलियों के एक बैच को परिष्कृत किया था। अंतिम परिणाम स्वाभाविक रूप से वही था जो उसने कहा था। विशाल बहुमत उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियां थी। इसके साथ प्राचीन दमन शहर में सुगंधित चिकित्सा मंडप की प्रतिष्ठा की शानदार शुरुआत हुई। प्राचीन दमन शहर में असीम क्षेत्र मार्शल कलाकारों ने व्यावहारिक रूप से सुगंधित चिकित्सा मंडप की आंगन को लगभग रौंद दिया। हर दिन बड़ी संख्या में टियर 6 औषधीय गोली के ऑर्डर आते थे, लेकिन आरव आसपास नहीं था। मिस अनाया और अमीर ने ऑर्डर के इस बड़े बैच को देखा, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि क्या करें। वे इस तरह की गारंटी देने की हिम्मत नहीं कर पाए कि सभी को दी जाने वाली टियर 6 औषधीय गोलियां सभी बेहतरीन ग्रेड की होंगी। इस दौरान अमीर ने एक घटिया विचार भी सोचा। वो कोठारी व्यवसाय संघ के किमिया पूर्वज पावर हाउस को आकर परिष्कृत करने देना चाहता था, लेकिन अनाया ने इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया। सार्वजनिक प्रशंसा जैसी इस तरह की चीज को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। कोई और विकल्प न होने के कारण अन्य केवल इन सभी ऑर्डर को वापस धकेल सकता था और आरव के वापस आने का इंतजार कर सकता था। अन्य कैसे उम्मीद कर सकता था कि आरव वापस आने के तुरंत बाद ही रिट्रीट में चला जाएगा? इसके अलावा यह रिट्रीट आधे महीने का समय था। इस तरह के मार्शल आर्टिस्ट जो तुरंत ऑर्डर देते हैं, उनमें से अधिकांश को औषधीय गोलियों की तत्काल आवश्यकता होती है। एक साथ 2 महीने के ऑर्डर लंबित होने पर ये मार्शल आर्टिस्ट कैसे चिंतित नहीं हो सकते थे? खास तौर पर इन कुछ दिनों में उन मार्शल कलाकारों की इच्छा थी कि वे सुगंधित औषधि मंडप के साइन बोर्ड को फाड़ सकें। अनाया तब तक चिंतित थी जब तक कि वो आरव के एकांत स्थल पर चक्कर नहीं लगा रही थी। पता नहीं कितना समय बीत गया था। आखिरकार उसने आरव को एकांत से बाहर निकलते हुए देखा। मेरे दुर्लभ स्वामी, आप आखिरकार एकांत से बाहर निकल ही गए। अगर आप अभी भी एकांत से बाहर नहीं निकले तो सुगंधित औषधि मंडप को हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा, अनाया ने नाराजगी भरे लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा। अनाया ने ये शब्द कहने में कुछ बिगड़े हुए लहजे भी लिए, जिससे आरव नाराज नहीं हो पाया। आरव ने यह सुनकर मुस्कुराया और कहा, अगर ये बंद हो जाता है तो बस फिर से खुल जाएगा। आसमान नहीं गिरेगा। इसके बारे में बात करो। तुम किस मुसीबत में फंस गए? अनाया ने बेचैनी से कहा। तुम्हारे दिल में कोई गुस्सा क्यों नहीं है? आग पहले से ही भौहों तक जल रही है और तुम वास्तव में बिल्कुल भी घबराए नहीं हो। अनाया ने कहा कि सुगंधित औषधि मंडप को आरव की बात सुनने के लिए किस मुसीबत का सामना करना पड़ा। शुरू में उसने सोचा कि आरव चिंता से जल रहा होगा, लेकिन कौन जानता था कि वो बस हल्के से मुस्कुराया और कहा, मैं सोच रहा था कि यह कितना बड़ा मामला है। क्या ये सिर्फ टियर 6 औषधीय गोलियां नहीं है? सभी ऑर्डर मुझे दे दो। 2 दिन के भीतर मैं सभी औषधीय गोलियां तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। अनाया ने बड़ी आंखों से देखा और कहा, 2 दिन? तुम मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे हो, है ना? मेरे पास हजारों टियर 6 औषधीय गोलियां का ऑर्डर है। तुम्हारे पीछे जो विशेषज्ञ है वो वास्तव में 2 दिनों में सभी पिल को परिष्कृत कर सकता है। वास्तव में अनाया ने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था। आरव के पीछे कौन विशेषज्ञ? बिल्कुल बकवास। ये व्यक्ति जिसने टियर 6 औषधीय गोलियां परिष्कृत करेगा, निश्चित रूप से आरव ही था। बस कुछ शब्द अनाया के लिए स्पष्ट रूप से कहना उचित नहीं था। अनाया एक चतुर व्यक्ति थी। वो जानती थी कि एक बार कुछ शब्द कहे जाने के बाद आरव के साथ उनका सहयोग यहीं समाप्त हो जाएगा। वास्तव में जब अनाया ने उस समय आरव को इस तरह का वादा करते सुना तो वो भी डर गई। बस इतना ही था कि आरव की ये बात सुनकर कि पीछे एक गुरु है, अनाया को थोड़ी राहत मिली। फिर भी आरव और वे बहुत करीब थे। उसने पहले कभी किसी तथाकथित विशेषज्ञ को नहीं देखा था, इसलिए उसने साहसपूर्वक अनुमान लगाया कि औषधीय गोली को परिष्कृत करने वाला आरव ही था। उस समय इस सोच उसे बहुत डरा दिया, ये महसूस करते हुए कि इस तरह का परिणाम बहुत ही काल्पनिक था।
एक कीमिया संप्रभु क्षेत्र के कीमियागर संभवतः टियर 6 औषधीय गोलियों को कैसे परिष्कृत कर सकता है? टियर 6 औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना ठीक था, लेकिन वे सभी बेहतर ग्रेड के थे। यह बहुत अपमानजनक था। अनाया ने अपने अनुमान का नतीजा किसी को नहीं बताया, कोठारी व्यवसाय संघ के लोगों को भी नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे आरव पर एक बहुत बड़ा व्यावसायिक अवसर दिखाई दे रहा था। आरव ने बहाना बनाया कि उसके पीछे एक विशेषज्ञ सहायता कर रहा है, क्योंकि अभी वो नहीं चाहता था कि दूसरों को पता चले कि वो टियर 6 औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकता है। अगर उसने ये जानकारी दी तो आरव को पता चलने पर वो निश्चित रूप से उससे झगड़ पड़ेगा। तथाकथित सहयोग भी यही समाप्त हो जाएगा। लेकिन अनाया एक अदूरदर्शी व्यक्ति नहीं थी। आरव की कीमिया प्रतिभा बहुत ही स्वर्ग विरोधी थी। अगर वे उसके साथ अच्छे से दोस्ती कर लेते तो क्या कोठारी व्यवसाय संघ भविष्य में स्वर्ग तक नहीं पहुंच जाता? एक बार जब ऐसा चरित्र बड़ा हो जाता तो वे निश्चित रूप से भविष्य में पूरे दिव्य क्षेत्र को चकित कर देते। कढ़ाई में फूल जोड़ना आसान था, लेकिन बर्फ में कोयला पहुंचाना मुश्किल था। आरव इस समय एक नाम मात्र से ऊपर उठ रहा था। यह ठीक वही समय था जब उसे सहारे की जरूरत थी। इसलिए अनाया ने किसी भी कीमत पर आरव के साथ अच्छे संबंध बनाने का फैसला किया। बस फिर भी जब उसने सुना कि आरव को कई सौ टियर 6 औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए केवल 2 दिनों की जरूरत है, तो उसे तब तक झटका लगा जब तक कि उसके जबड़े खुले नहीं रह गए। ये कई सौ टियर और औषधीय गोलियां अगर मास्टर सिद्धार्थ को परिष्कृत करने के लिए दी जाती हैं तो शायद आधा महीना या 1 महीने का समय भी लग सकता है। लेकिन आरव इस छोटे से कीमिया संप्रभु को वास्तव में केवल 2 दिनों की जरूरत थी। आरव ने शांत भाव से कहा, उस व्यक्ति की ताकत वो नहीं है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। ये औषधीय गोलियां उसकी नजर में बिल्कुल भी उल्लेख करने लायक नहीं है। बाद में आप औषधीय जड़ी बूटियां और सभी ऑर्डर मेरे निवास पर भेजने दें। 2 दिन बाद आपको स्वाभाविक रूप से एक ऐसा उत्तर मिलेगा जो आपको संतुष्ट करेगा। आरव ने यह सब कहा था, लेकिन फिर उसे फिर से कुछ याद आया और उसने कहा, ओह ठीक है, ये टियर 6 औषधीय गोली के ऑर्डर भविष्य में उन्हें थोड़ा प्रतिबंधित करना होगा, अन्यथा इसका कोई अंत नहीं होगा। ओह, अगर ऐसे मार्शल आर्टिस्ट हैं जिनकी औषधीय गोलियां जीवन बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो वे लाइन काट सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। ये ठीक है। ओह हाँ, अभी भी कुछ है। लोटोस व्यवसाय संघ के अध्यक्ष दमयंत आपको खोजने के लिए पहले ही कई बार सुगंधित औषधि मंडप में आ चुके हैं। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है कि आप बंद एकांत में हैं, लेकिन वो अभी भी हर दिन आते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें इस समय के आसपास आना चाहिए, अनाया ने कहा। आरव थोड़ा हैरान हुआ और उसने कहा, ओह, ऐसा लगता है कि वे अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस बारे में बात करते हुए अनाया ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा, यह तो कहने की जरूरत ही नहीं है। इन 2 महीनों में हमारे कोठारी व्यवसाय संघ ने चौतरफा हमला किया और पहले ही उनके लोटोस व्यवसाय संघ को हरा दिया, जब तक कि उनके पास जवाबी कार्रवाई करने की ताकत नहीं बची। अब प्राचीन दमन शहर में हमारे कोठारी व्यवसाय संघ ने पहले ही नंबर एक प्रमुख व्यापारिक फर्म के रूप में पहला स्थान हासिल कर लिया है, जबकि उनके लोटोस व्यवसाय संघ का बाजार अब केवल 30% से कम है। आरव जल्दी से वापस आए और बहुत जल्दी पीछे हट गए। उन्होंने वास्तव में सुगंधित दवा मंडप की वर्तमान परिचालन स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। अब अन्या को ऐसा कहते हुए सुनकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। ये कि अध्यक्ष दमयंत लोटोस व्यवसाय संघ को प्राचीन दमन शहर में नंबर एक प्रमुख व्यापारिक फर्म के स्थान पर मजबूती से कब्जा करने के लिए नेतृत्व कर सकते हैं। उनके पास निश्चित रूप से कुछ कौशल था। इसके अलावा लोटोस व्यवसाय संघ प्राचीन दमन शहर में गहराई से जड़े हुए थे। आरव एक जटिल गड़बड़ी में एक साथ गहराई से जुड़े हुए थे। दूसरों के लिए उनके खिलाफ जाना बहुत मुश्किल था। भले ही आरव को अपनी औषधीय गोलियों पर बहुत भरोसा था, लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा था कि सुगंधित औषधि मंडप 1 साल के भीतर लोटोस व्यवसाय संघ को पूरी तरह से हरा सकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनाया ने लोटोस व्यवसाय संघ को निचोड़ने के लिए केवल 2 महीने का इस्तेमाल किया, जब तक कि उनके पास बाजार का केवल 30% से भी कम हिस्सा नहीं बचा। इस परिणाम ने आरव को अनाया को एक अलग नजर में देखने के लिए मजबूर कर दिया। आरव की धारणा में अनाया के पास बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी, ये देखते हुए कि वो प्राचीन दमन शहर में इतने लंबे समय तक रहने के बाद स्थिति से निपटने में असमर्थ थी। उसे फूलदान प्रकार का होना चाहिए था। इसके अलावा इस लड़की के पास बिल्कुल भी दूरदर्शिता नहीं थी। पिछली बार उसने उसकी दवाइयों की गोलियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था और उन्हें बाहर निकालने जा रही थी। अगर आरव उनके चेयरमैन के साथ विशेष रिश्ता के वजह से नहीं, तो आरव शायद कोठारी व्यवसाय संघ के साथ मिलकर काम करने की जहमत भी नहीं उठाते। आरव की निगाहों को भांपते हुए अनाया शर्मिंदगी से गुस्से में बदल गई और बोली, तुम्हारी आंखों का क्या मतलब है? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम जाकर इन 2 महीनों के हिसाब किताब को देख सकती हो। लेकिन आरव ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा,
कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? आरव ने अपनी निगाहें हटा ली और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मैंने तुम्हें कम आंका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसी युवा महिला के पास वास्तव में ऐसे साधन होंगे। मुझे इससे बहुत आश्चर्य हुआ। यह सुनकर अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, इस युवती के पास बहुत साधन है। अगर मुख्यालय यहां किमिया पूर्वज पावर हाउस भेजने के लिए सहमत होता तो हमारा कोठारी व्यवसाय संघ बहुत पहले ही प्राचीन दमन शहर की नंबर एक व्यापारिक कंपनी बन चुका होता। इस बारे में बात करते हुए जिसने इस बार सबसे बड़ी सराहनीय सेवा की है वो अभी भी आप ही है। भले ही मेरे पास और भी तरीके हों, लेकिन लोटस व्यवसाय संघ को भी नीचे लाना असंभव था। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पहले से ही जानते हैं। छोड़ो ये बताओ, इतने लंबे समय हम एक दूसरे को जानने लगे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम्हें अनाया बुलाया जाता है। मुझे तुम्हारा सरनेम भी नहीं पता और मैंने पहले कभी तुम्हारा असली रूप भी नहीं देखा है। क्या ये सब हमारा ये सहयोग को वास्तविकता से कम नहीं दिखा रहा है? अनाया दंग रह गई और उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव अचानक ऐसा सवाल पूछेगा। थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने फिर भी अपना चेहरे से घूंघट हटाया और कहा, मेरा पूरा नाम अनाया कोठारी है। अब क्या ये सब आपके विश्वास को हमारे प्रति और सुदृढ़ कर सकता है? अनाया ने हल्की मुस्कान और थोड़ी नाराजगी के साथ पूछा। अनाया की सुंदरता को देखकर, जो धर्मनिरपेक्षता से परे थी, आरव की आंखें अनाया सी चमक उठीं और उसने प्रशंसा करते हुए कहा, मिस अनाया का रूप बहुत सुंदर है। चेहरा दिखाने से क्या व्यापार करने के समय आधे प्रयास में दोगुना परिणाम नहीं मिलेगा? फिर तुम अपना चेहरा क्यों ढकती हो? यह तो मानना ही पड़ेगा कि अनाया बिल्कुल वैसी ही खूबसूरती थी, जो मिलना मुश्किल है। आरव के हिसाब से कम कोयल के बराबर थी। लेकिन अनाया का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने फिर से घूंघट ओढ़ लिया और ठंडी सांस लेते हुए बोली, पता था कि तुम बदबूदार मर्द सब ऐसे ही होते हो। हुम्फ, मैं अनाया कोठरी अपनी योग्यता के आधार पर काम करती हूं। मैं अपनी खूबसूरती का प्रदर्शन कैसे कर सकती हूं? बात खत्म करते हुए अनाया ने मुंह फेर लिया और चली गई। आरव ने अनाया की पीठ को देखा और थोड़ा विचलित होते हुए बोला, अनाया, मुझे आश्चर्य है कि उसका नीलकमल कोठारी से क्या रिश्ता है। ये माथा तो कुछ हद तक वैसा ही दिखता है। सुगंधित औषधि मंडप में एक गुप्त कक्ष के अंदर अध्यक्ष दमयंत ने आरव को प्रणाम किया और कहा, मास्टर आरव जैसे प्रतिभाशाली कीमियागर, इस दमयंत को बहुत पहले ही सम्मान देने के लिए आ जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे काम हैं और मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, इसलिए मैं आ नहीं पाता। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अध्यक्ष दमयंत बहुत दयालु है। आपके लोटस व्यवसाय संघ में किमिया आदरणीय मास्टर सिद्धार्थ किले को संभाले हुए हैं। आप मेरे बारे में इतना कैसे सोच सकते हैं? इस जूनियर के बारे में? अध्यक्ष दमयंत ने जल्दी से कहा, हिम्मत मत करो, हिम्मत मत करो। मास्टर सिद्धार्थ ने मास्टर आरव को नाराज कर दिया है। यह सब उसका अपना विचार था। यह व्यक्ति बहुत संकीर्ण सोच वाला है और अपने से बेहतर और अधिक योग्य लोगों से ईर्ष्या करता है। बस ये दमयंत की स्थिति नीच है। मैंने कई बार उसे से आग्रह किया, लेकिन वो नहीं रुका। आज सौभाग्य से उसने खुद पर मुसीबत ला दी और लोटस व्यवसाय संघ की लाल तालाब पवित्र भूमि मुख्य शाखा ने उसे पहले ही वापस बुला लिया था। तभी इस दमयंत को यह अवसर मिला कि वह आकर मास्टर आरव की ओर से माफी मांगे। जब आरव ने यह सुना तो वो आश्चर्यचकित होकर बोला, उसका शुनिंग तबादला हो गया? अध्यक्ष दमयंत ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमारा लोटस व्यवसाय संघ युवा प्रतिभाशाली कीमियागरों का बहुत सम्मान करता है। लेकिन मास्टर सिद्धार्थ ने अपनी स्थिति का लाभ उठाकर मास्टर आरव को सताया। जब शाखा को यह घटना पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने न केवल उन्हें वापस बुलाया, बल्कि उन पर 10 साल का वेतन भी जुर्माना लगाया। आरव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर सिद्धार्थ का अंत वास्तव में ऐसा होगा। बाकी रहा अध्यक्ष दमयंत की बकवास बातें। आरव कैसे इसे विश्वास करेगा? बस बात यह है कि बिजनेस इस प्रकार ही चलता है और फिर लोग पहले ही उसकी माफी की ईमानदारी को सामने ला दिया है। आरव इसे अच्छी तरह से उजागर नहीं कर सकते थे। ये अध्यक्ष दमयंत चालाक और धूर्त था। सारा दोष मास्टर सिद्धार्थ पर डालकर खुद को साफ साबित कर रहा था। लेकिन आरव को लगा कि मास्टर सिद्धार्थ को सजा मिलने की बात सच होनी चाहिए। उसे कोठारी व्यवसाय संघ का समर्थन पीछे से मिल रहा था। इस तरह की बात उसे बस इसके बारे में थोड़ी पूछताछ करनी थी और वो जान जाएगा कि ये असली है या दिखावा। लगता है कि लोटस व्यवसाय संघ उसके साथ सुलह करने की योजना बना रहा था, लेकिन व्यापार एक युद्ध के मैदान के समान था। आरव दूसरे पक्ष को ऐसा कोई अवसर नहीं देगा जिसका वे अपने लाभ के लिए फायदा उठा सकें, क्योंकि दूसरा पक्ष झुक गया था। भले ही आरव तैयार हो, यह माना जा सकता है कि अनाया निश्चित रूप से तैयार नहीं होगा। आरव ने शांत भाव से कहा, झाड़ झंझट बंद करो, आने के अपने इरादे के बारे में बात करो। अध्यक्ष दमयंत बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हुए। उन्होंने एक टोकन निकाला
और आरव को सौंपते हुए कहा, मास्टर आरव, ये मेरे लोटस व्यवसाय संघ का स्वर्ण स्तर का पहचान टोकन है। जिन लोगों के पास इस प्रकार का टोकन है वे सभी लोटस व्यवसाय संघ शाखाओं में 40% छूट का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा ये 8 सितारा एल्डर रैंक के बराबर है। आरव ने तुरंत अध्यक्ष दमयंत की बातों को बीच में ही टोक दिया और इस गोल्ड टोकन के कार्यों को विस्तार से बताया। अध्यक्ष दमयंत ने आश्चर्य से कहा, मास्टर आरव वास्तव में मेरे लोटस व्यवसाय संघ के मामलों से बहुत परिचित है। पूरे लाल तालाब पवित्र भूमि में इस गोल्ड लेवल पहचान टोकन को रखने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, वो है लाल तालाब पवित्र भूमि का स्वामी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर आरव वास्तव में इस टोकन के बारे में इतना विस्तार से जानते हैं। सच कहें तो मुख्यालय ने वास्तव में इस स्वर्ण स्तर की पहचान टोकन को वितरित करने के लिए लोगों को भेजा, जिससे अध्यक्ष दमयंत बेहद हैरान हो गए। किसी को यह जानना था कि इस स्वर्ण टोकन को रखने वाले लोग मूल रूप से सभी पवित्र भूमि के भारी वजन वाले वर्ग के व्यक्ति थे। सबसे कम भी स्वर्गीय गहन क्षेत्र के शक्तिशाली लोग थे। अब मुख्यालय ने वास्तव में एक दिव्य पागमन क्षेत्र के लड़के को एक स्वर्ण टोकन दिया। इस तरह की बात ये अभी भी उसके बारे में पहली बार सुनने को मिली थी। आरव ने शांत भाव से कहा, क्या आप लोगों ने सुगंधित चिकित्सा मंडप द्वारा हाल ही में शुरू की गई औषधीय गोलियों का विघटन की कोशिश की? अध्यक्ष दमयंत का दिल धड़क उठा जब उन्होंने ये सुना। उन्होंने नहीं सोचा था कि आरव के पास वास्तव में ऐसा कोई प्रश्न होगा। वास्तव में उन्हें एक पल के लिए यह नहीं पता था कि इसे कैसे शब्दों में व्यक्त किया जाए। ये अध्यक्ष दमयंत की आरव से पहली मुलाकात थी। भले ही उन्हें पता था कि आरव की कीमियापद शक्ति बहुत दुर्जय है, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि वे वास्तव में इतने चतुर हैं। उन्होंने केवल एक सोने का टोकन निकाला और आरव ने वास्तव में औषधीय गोलियों के विघटन की बात का अनुमान लगाया। इसके लिए कितनी तेज प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी? अध्यक्ष दमयंत को लड़खड़ाते और बोलने में असमर्थ देखकर आरव ने कहा, ऐसा लगता है कि आपके मुख्यालय के कीमियागर विघटन में विफल रहे हैं, अन्यथा आप इस टोकन को बाहर नहीं निकालते। ये सोने का टोकन वास्तव में बहुत ईमानदार है, लेकिन क्या आप कोठारी व्यवसाय संघ के साथ मेरे सहयोग को भंग करने के लिए एक सोने के टोकन का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं? इस समय अध्यक्ष दमयंत भी अपने होश में आ गए। उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा, इस दमयंत का ये इरादा नहीं है। इस सोने के टोकन में सिर्फ वे काम नहीं है जो मास्टर आरव ने कहा। इसमें अभी भी मेरे प्राचीन दमन सिटी लोटस व्यवसाय संघ के 30% प्रदर्शन शेयर है और हमारी सिर्फ एक ही विनती है कि हम आशा करते हैं कि मास्टर आरव हमारे लोटस व्यवसाय संघ को भी इस तरह की औषधीय गोलियां उपलब्ध कराएं। आइए हम और कोठारी व्यवसाय संघ एक ही समय में इन कुछ प्रकार की गोलियां बेचें। कुछ प्रकार की औषधीय गोलियों के विक्रय अधिकारों के बदले में 30% प्रदर्शन शेयर जोड़ने वाला एक सोने का टोकन। यह सौदा एक निश्चित लाभ और बिना किसी नुकसान के कहा जा सकता है। आरव के लिए यह 100% ईमानदारी थी। आरव को इस बात का गहरा एहसास था, लेकिन उन्होंने इस बारे में थोड़ा सोचने के बाद अध्यक्ष दमयंत को सोने का टोकन लौटा दिया और कहा, माफ करें, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हो सकता। अध्यक्ष दमयंत हिम्मत नहीं हारते हुए बोले, क्या यह हो सकता है कि हमारे लोटस व्यवसाय संघ की ईमानदारी अभी भी पर्याप्त नहीं है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ईमानदारी पर्याप्त है, लेकिन मैं आरव, आप व्यापारी नहीं हूं। मेरे अपने सिद्धांत हैं। चूंकि मैं पहले ही कोठारी व्यवसाय संघ के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो चुका हूं, इसलिए चाहे आपकी कीमत कितनी भी ऊंची क्यों न हो, इसका कोई फायदा नहीं है। अध्यक्ष दमयंत चले गए, लेकिन सोने का टोकन पीछे रह गया। यह सोने का टोकन ऊपर से जारी किया गया मृत्युशपथ मिशन था, जिससे उन्हें आरव को देना सुनिश्चित हो गया। यदि आरव स्वीकार नहीं करते तो वे पहले से ही इस अध्यक्ष होने के बारे में भूल सकते थे। अंत में आरव ने फिर भी सोने का टोकन स्वीकार कर लिया। उन्हें थोड़ा लाभ उठाने में कोई आपत्ति नहीं थी। जब तक ये उनके सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं था, तब तक ये ठीक था। आरव जानते थे कि भविष्य में साधना के लिए उन्हें जिन संसाधनों की आवश्यकता होगी वे बहुत अधिक होंगे। इसके अलावा कीमत लगातार महंगी होती जाएगी। अभी ये सुगंधित औषधि मंडप बहुत लंबे समय तक उनकी साधना का समर्थन नहीं कर सकता था। जब तक उनकी साधना का क्षेत्र ऊंचा और ऊंचा नहीं हो जाता, सुगंधित औषधि मंडप द्वारा अर्जित पृथ्वी सार क्रिस्टल व्यय को पूरा करने में विफल हो जाएंगे। इस सोने के टोकन का उपयोग करके चीजें खरीदते समय 40% की छूट मिल सकती थी। केवल एक मूर्ख ही मना कर सकता है। अध्यक्ष दमयंत के चले जाने के बाद अनाया ने आरव से पूछा कि वे यहां किस लिए आए हैं, लेकिन आरव मुस्कुराए और कुछ नहीं बोलते हुए तुरंत चले गए, जिससे अनाया को गुस्सा आ गया जब तक कि उसने अपना पैर पीछे से पटक नहीं दिया। 2 दिन बाद सर तिलक एकांत से बाहर निकल गया। न केवल वो अपनी चरम अवस्था में वापस आ गया, बल्कि उसने साधना क्षेत्र में एक सफलता भी हासिल की। एक ही बार में 3रे स्तर के स्वर्ग आरोहण क्षेत्र तक पहुंच गया। बेशक ये कोठारी व्यवसाय संघ द्वारा सुगंधित
औषधि मंडप से कुछ टियर 7 औषधीय गोलियों का इंतजाम के वजह से सर तिलक इतने कम समय में अपनी ताकत वापस पा सका और सफलता प्राप्त कर सका। ये औषधीय गोलियां सभी बहुत कीमती चीजें थी। सर तिलक के लिए भी उन्हें प्राप्त करना बहुत कठिन था, लेकिन आरव ने बस लापरवाही से पूछा और उन्हें मिल गई। अभी अनाया ने आरव की हर बात का पालन किया। कुछ टियर 7 औषधीय गोलियां भी कोठारी व्यवसाय संघ के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस मामले से आरव को और भी संदेह हुआ कि इस अनाया की पहचान सरल नहीं थी। उसे जो औषधीय गोलियां चाहिए थी, उनके कारण 6 सितारा प्रबंधकों के लिए भी इसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। भाई तिलक को सफलता के लिए बधाई, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले सर तिलक एक अंगरक्षक की तरह आरव की सुरक्षा कर रहा था और उसने लगभग अपनी जान भी गंवा दी थी। इससे आरव को बहुत खेद हुआ। कोई बात नहीं, ये उपकार तो बनता ही था। इसलिए सर तिलक को सफलता प्राप्त करते देख आरव भी बहुत खुश हुआ। हाँ, क्या ये सब अभी भी उन औषधीय गोलियों की बदौलत नहीं है जो तुम दी है? सर तिलक भी स्पष्ट रूप से बहुत खुश था। उसने बड़ी हंसी के साथ कहा। इन कुछ वर्षों में उसने साधना की उपेक्षा की। उसकी साधना क्षेत्र की प्रगति हमेशा बहुत धीमी रही थी। अब आरव से सामना होने पर उसने न केवल अपनी पत्नी को ठीक किया, बल्कि उसने अवधारणाओं और साधना क्षेत्र दोनों में सफलता भी प्राप्त की। वो खुश कैसे न हो सकता था? सफलता के बाद सर तिलक आरव से मिलने मंडप आए थे। उनकी बातचीत के समय बगल में कोई था। भाई तिलक, औषधीय गोलियां मैंने खरीदी थी। तुम उसका किस बात के लिए शुक्रिया अदा कर रही हो? अनाया ने दुखी होकर कहा। उस दिन से भले ही अनाया आरव की बातों का विरोध नहीं करती थी, लेकिन उसे आरव से झगड़ना अच्छा लगने लगा था। उसने पहले कभी आरव के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। सर तिलक बहुत उदार थे और उन्होंने हंसते हुए कहा, हूं, मिस अनाया को स्वाभाविक रूप से धन्यवाद देना चाहिए। यही तो है। अनाया ने अपना सुंदर हाथ आरव की ओर बढ़ाया और कहा, औषधीय गोलियां जो तुमने मुझसे वादा किया था। आरव ने थोड़ा मुस्कुराया, अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे झटका। अनाया के सामने कई 100 औषधीय बोतलें प्रकट हुई। हर औषधीय बोतल पर औषधीय गोली का नाम लिखा था। वे सभी चौंकाने वाली टियर 6 औषधीय गोली थी। आप जांच करें, आरव ने कहा। अनाया की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उसने मौखिक रूप से कहा, कोई जरूरत नहीं है। यह कहते हुए उसने तुरंत ही दवा की गोलियां रख दी। ठीक इसी समय दूर से आती हुई एक मधुर आवाज दरवाजे के बाहर सुनाई दी। आरव, तुम कहां हो? जल्दी से मेरे लिए बाहर आओ। आरव की भौहें तंग गई और उसने कहा, यह आदेश्वर की आवाज है। वो यहां किस लिए है? अनाया ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा, तुम लोगों को मैं कुछ बताना भूल गई। उनकी जूनियर की शरीर को पवित्र भूमि में ले जाने के बाद खबर मिली है, सिटी लॉर्ड शुकदेव अभी वापस नहीं आएंगे। उच्च अधिकारियों ने पहले ही एक नए सिटी लॉर्ड को नियुक्त कर दिया है। उसका नाम आदेश्वर है। अनाया के शब्दों ने आरव और सर तिलक दोनों को स्तब्ध कर दिया। उनके प्रतिक्रिया करने की प्रतीक्षा किए बिना आदेश्वर पहले ही जल्दबाजी में अंदर घुस गए। आरव, ये सिटी लॉर्ड अपनी भव्य उपस्थिति से आपको सम्मानित करने के लिए आया था और आप वास्तव में बाहर जाने और स्वागत करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, आदेश्वर ने गर्व से कहा। आरव ने काले चेहरे के साथ कहा, यह स्पष्ट रूप से आप ही हैं जो खुद जबरदस्ती अंदर घुस आए हैं। क्या अभी भी कोई कारण है? सर तिलक ने शांत भाव से कहा। आरव, क्या उसे बाहर निकाल दूं? आदेश्वर की अभिव्यक्ति घुट गई और अचानक पता चला कि सर तिलक वास्तव में तीसरे स्तर के स्वर्ग आरोहण क्षेत्र में पहले ही घुस चुका है और पहले ही साधना क्षेत्र में उसे पकड़ चुका है। लेकिन अवधारणाओं की समझ के मामले में वो अपने घोड़े को चाबुक मारकर भी सर तिलक को नहीं पकड़ सकता था। सर तिलक का उसे दरवाजे से बाहर निकालना चाहना शायद एक साधारण बात थी। अरे, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। मैं अभी के लिए प्राचीन दमन नगर का सिटी लॉर्ड हूं। अगर तुम सबने मुझे छूने की हिम्मत की तो परिणाम ठीक नहीं होगा। इस बार आदेश्वर का चेहरा काला करने की बारी थी। आरव ने हाथ हिलाया और अधीरता से कहा, ठीक है, अपने सिटी लॉर्ड की शक्ति और प्रतिष्ठा का दिखावा करना बंद करो। तुम नगर प्रभु बनो, मैं अपना सुगंधित औषधि मंडप चलाऊंगा। चलो अपनी अपनी गलियों में रहो और अपने अपने काम से काम रखो। बोलो, तुम मुझे ढूंढने क्यों आए हो? आदेश्वर ने जैसे ही यह सुना वो क्रोधित हो गया। अरे, कितनी बड़ी बड़ी बातें। तुम्हारी दुकान मेरे इलाके में खुली है, मेरे प्रति ऐसा रवैया रखने की हिम्मत। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारा दुकान बंद करवाने का हिम्मत नहीं करूंगा? यहां तक बात करते हुए आदेश्वर खुद पर और भी अधिक प्रसन्न लग रहे थे। उन्होंने सोचा और कहा, यह तय हो गया है, बाद में मैं लोगों को तुम्हारे सुगंधित औषधि मंडप को जब्त करने के लिए भेजूंगा। देखो, क्या तुम अब भी इस सिटी लॉर्ड के प्रति इतनी ढीठता दिखाने की हिम्मत करोगे? आरव हंसे और बोले, आह, यह आदमी कितना एहसान फरामोश है। क्या ऐसा है? हाल ही में
संयोग से कोई दूसरा व्यक्ति मुझे ढूंढ रहा है। चूंकि मैं सुगंधित औषधि मंडप से अलग नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने सहमति नहीं दी। चूंकि तुमने सुगंधित औषधि मंडप पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हो, इसलिए इसने मुझे उस निर्णय के बारे में सोचने की विकल्प दी। आदेश्वर जोर से हंसे और बोले, है, इतनी जल्दी पीछे हटने का रास्ता मिल गया? मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारा अगला खिलाड़ी कौन है। तुम लाल तालाब पवित्र भूमि में मेरे बड़े भाई की स्थिति भी जानते हो। तुम जिस भी संगठन में जाओगे, मैं उन्हें बंद करवा दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि कौन तुम्हें अपने साथ लेने की हिम्मत करता है। आरव ने बहुत असहाय होकर एक टोकन निकाला और अपने हाथ में लेकर उससे थोड़ा खेला। आदेश्वर ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी, लेकिन जब अनाया ने उस टोकन को देखा तो वो आश्चर्यचकित होकर अवाक रह गई और बोली, लोटस व्यवसाय संघ का स्वर्ण टोकन। आपके पास ऐसी चीज क्यों है? आरव ने अपने कंधे उचकाए और कहा, मुझे ये नहीं चाहिए था। लोगों ने इसे जबरदस्ती मेरे पास धकेलने पर जोर दिया। ये वास्तव में दमयंत ही था जिसने इसे जबरदस्ती आरव के पास धकेला। आरव को ये टोकन स्वीकार करवाने के लिए दमयंत लगभग उनके सामने घुटनों के बल बैठ गए। आदेश्वर के चेहरे पर भी अचानक से भाव बदल गए और उन्होंने कहा, यह लोटस व्यवसाय संघ का स्वर्ण टोकन है। क्या ऐसा नहीं कहा जाता है कि पूरे लाल तालाब पवित्र भूमि में केवल पवित्र स्वामी के पास ही ये चीज है? आरव ने आश्चर्य से आदेश्वर की ओर देखा और कहा, लगता है मैंने तुम्हें कम आंका। मुझे नहीं लगा कि तुम वास्तव में स्वर्ण टोकन के बारे में जानते भी हो। आदेश्वर के चेहरे पर बदसूरत भाव थे। उन्होंने कहा, मैंने अपने बड़े भाई को पहले भी इसका जिक्र करते सुना था, जब मैं लोटस व्यवसाय संघ की लाल तालाब पवित्र भूमि शाखा में सामान खरीदने गया था। आरव को ज्ञान हुआ और उन्होंने कहा, ओह, पता चला कि ऐसा ही है। ओह, ठीक है। क्या तुम मेरे सुगंधित औषधि मंडप को सील नहीं करना चाहते थे? जल्दी से सील करो। तुम अभी किसका इंतजार कर रहे हो? अभी मैं बस एक मजाक कर रहा था। छोटे भाई आरव, तुम इसे गंभीरता से नहीं लोगे, है ना? मैं एक तुच्छ व्यक्ति एहसान फरामोश कैसे हो सकता हूं? केवल मजाक करने की परवाह थी। मैं लगभग भूल गया था कि आज आना उचित व्यवसाय के लिए था। आदेश्वर ने अचानक कुछ सोचा और जल्दी से विषय बदल दिया। यह किस तरह का मजाक था? यह स्वर्ण चिन्ह पूरे पवित्र भूमि में केवल एक पवित्र स्वामी के पास ही होगा। फिर इसे धारण करने का क्या अर्थ है, यह बिना बता ही समझ में आता है। सुगंधित औषधि मंडप को सील करना। लोटस व्यवसाय संघ एक रैंक 1 पवित्र भूमि थी। लाल तालाब पवित्र भूमि इस तरह की रैंक 9 पवित्र भूमि से कहीं अधिक शक्तिशाली। यदि आरव वास्तव में लोटस व्यवसाय संघ में गया तो वो इस चिन्ह द्वारा दर्शाई गई स्थिति का उपयोग करके उसे आसानी से मौत के घाट उतार सकता था। अनाया दोनों पक्षों से विचलित थी। यह भी अनिश्चित था कि वो किस बारे में सोच रही थी, लेकिन आरव आदेश्वर के आने के इरादे के बारे में कुछ उत्सुक था और उसने पूछा, तुम मुझे किस लिए खोज रहे हो? आदेश्वर ने कहा, यह इस तरह है। लाल तालाब पवित्र भूमि 1 महीने बाद अर्धपवित्र पुत्र चयन प्रतियोगिता आयोजित करेगी। पवित्र भूमि के अधीनस्थ प्रत्येक गुट के पास 3 कोटे हैं। इस बारे में जब मुझे ये खबर मिली तो मैंने तुरंत आपके बारे में सोचा और आपको एक स्थान देने की योजना बनाई। ये कैसा है? काफी ईमानदारी, है ना? अर्धपवित्र पुत्र चयन प्रतियोगिता, कोई दिलचस्पी नहीं। आरव ने अपनी आंखें घुमाई और तुरंत मना कर दिया। अन्य मार्शल कलाकार पवित्र भूमि में प्रवेश करने के लिए बहुत उत्सुक होते, लेकिन आरव को इसकी आवश्यकता नहीं थी। तथाकथित अर्धपवित्र पुत्र बनना पवित्र भूमि का उच्च सम्मान प्राप्त करने, फिर कुछ निश्चित मात्रा में साधना संसाधन प्राप्त करने, जैसे कि साधना विधियां, जैसे कि औषधीय गोलियां प्राप्त करने से अधिक कुछ नहीं था। फिर भी ये सभी चीजें वर्तमान आरव स्वयं ही हल कर सकते हैं। इसी तरह वो भविष्य में भी इसे स्वयं ही हल कर सकते हैं, क्योंकि दिव्य क्षेत्र में जिनके पास पैसे की सबसे कम कमी थी वे कीमियागर थे। जब तक आरव इच्छुक थे, वे पृथ्वी सार क्रिस्टल के एक ट्रक लोड कमा सकते थे। सुगंधित औषधि मंडप की स्थापना ने भी इस बात को साबित कर दिया। केवल 2 से 3 महीने के समय में आरव की वर्तमान संपत्ति पहले से ही 10 मिलियन पृथ्वी सार क्रिस्टल से अधिक हो गई थी। एक ऐसे आरोही के लिए जो अभी कुछ ही महीनों के लिए आरोहित हुआ था, यह कुछ अकल्पनीय था। फिर भी आरव ने इसे पूरा किया। किमिया भगवान को प्राप्त करने की सबसे बड़ी आशा के साथ यदि आरव साधना संसाधनों का ये अंश भी अर्जित नहीं कर सके तो यह भी बहुत बेकार होगा। हे, आप अभी भी नहीं जानते, है ना? इस बार अर्धपवित्र पुत्र चयन प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार असाधारण है। न केवल प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को उच्च श्रेणी की गहन कलाकृति प्राप्त होगी, बल्कि उसे लाल तालाब भेली में प्रवेश करने का मौका भी मिल सकता है। लाल तालाब भेली, मेरे बड़े भाई 7 पवित्र पुत्रों में से एक होने के नाते पहले लाल तालाब भेली में प्रवेश करने का अवसर भी नहीं मिला था। आदेश्वर वास्तव में ये कहते हुए काफी उत्तेजित हो गए थे। आदेश्वर के मुंह से लाल तालाब भेली, आरव ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। उन्हें स्वाभाविक रूप से नहीं पता था
कि वे इतने उत्तेजित क्यों होंगे, बल्कि सर तिलक ने आश्चर्यचकित होकर कहा, लाल तालाब भेली वो स्थान है जहां लाल तालाब पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी पवित्र सम्राट ने तांव प्राप्त किया था। ऐसा कहा जाता है कि यह हर 300 साल में एक बार खुलता है। हर बार केवल 3 लोग ही अंदर जा सकते हैं। हर बार इन 3 नामों में से एक नाम हमेशा पवित्र भूमि के अगला पवित्र स्वामी बनता है। उन्होंने वास्तव में पवित्र पुत्रों को लाल तालाब भेली में घुसने की मौका देने के बजाय इस बार इस तरह की अर्धपवित्र पुत्र चयन प्रतियोगिता का आयोजन क्यों किया? इस तरह की बात पहले कभी नहीं हुई है। भले ही सर तिलक ने पवित्र भूमि में प्रवेश नहीं किया हो, लेकिन वो लाल तालाब पवित्र भूमि के रहस्यों से अपरिचित नहीं थे। आदिश्वर ने कहा, कौन परवाह करता है जब तक मैं लाल तालाब पवित्र भूमि में प्रवेश कर सकता हूं। चाहे आप मुझे कितनी भी बड़ी कीमत चुकाने के लिए कहें, मैं भी तैयार हूं। दुख की बात है कि मेरी उम्र बहुत अधिक हो गई है और मैं इस बार प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। लेकिन आरव ने पूछा, ये लाल तालाब भेली, क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ अलग हो? सर तिलक ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा कहा जाता है कि पहले लाल तालाब पवित्र भूमि मूल रूप से रैंक 1 पवित्र भूमि थी, जो पूर्वी सीमा के आधे से ज्यादा हिस्से पर शासन करती थी। ये सिर्फ इसलिए नहीं पता कि क्यों लाल तालाब पवित्र भूमि बाद में हर पीढ़ी के साथ और अधिक अक्षम होती गई। आज ये वास्तव में रैंक 9 पवित्र भूमि बन गई है। लेकिन एक बात पक्की है, लाल तालाब पवित्र भूमि के उत्थान और पतन का इस लाल तालाब भेली के साथ बहुत करीबी रिश्ता है, क्योंकि हर पीढ़ी के पवित्र भगवान लाल तालाब भेली से निकले हैं। ये बात कभी नहीं बदली है। इस बार अभूतपूर्व रूप से अर्धपवित्र पुत्र चयन प्रतियोगिता का आयोजन करने वाली पवित्र भूमि शायद अभिशाप को तोड़ने के लिए भी है। एक कनिष्ठ शिष्य के उद्भव की उम्मीद कर रही है, जो लाल तालाब भेली में दांव को प्राप्त कर सकता है। सर तिलक की बातें सुनकर आरव को इस लाल तालाब भेली में कुछ दिलचस्पी होने लगी। दिव्य क्षेत्र में रैंक 1 पवित्र भूमि बनने में सक्षम होने के लिए कोई भी ऐसी प्रमुख शक्ति नहीं थी जिसकी नींव गहरी नहीं हो। लेकिन गहरी नींव हमेशा न बदलने वाली ताकत का प्रतिनिधित्व नहीं करती। इन अनगिनत वर्षों में प्रत्येक प्रमुख शक्ति ने बारी बारी से काम किया। उनमें से कुछ की ताकत और भी मजबूत हो गई, जबकि अन्य की ताकत कम हो गई। जैसे कि मेडिसिन किंग हॉल, वे एक सुपर पवित्र भूमि थे जो हाल ही में इन कुछ हजार वर्षों में फलने फूलने लगे थे। ये सिर्फ इतना था कि मेडिसिन किंग हॉल का उदय एक फ्लैश इन द पैन जैसा था, जो बहुत जल्दी अतीत बन गया। वर्तमान मेडिसिन किंग हॉल पहले से ही कई दिव्य क्षेत्र मार्शल कलाकारों के दिलों में मेडिसिन किंग हॉल नहीं था। आखिर इस लाल तालाब भेली के अंदर क्या है? आरव उत्सुकता से पूछने से खुद को नहीं रोक पाए। सर तिलक ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये उन पवित्र पुत्रों के अलावा जो लाल तालाब भेली में प्रवेश कर गए, शायद कोई नहीं जानता, लेकिन हर किसी के पास कुछ अनुमान भी है। ये लाल तालाब किसी तरह की विरासत होनी चाहिए। ये सिर्फ इतना है कि कोई नहीं जानता कि ये किस तरह की विरासत है। आरव, मुझे लगता है कि आप अंदर जाकर इसे आजमा सकते हैं। आपकी प्रतिभा के साथ मुझे लगता है कि आपको लाल तालाब भेली की विरासत प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। ओ, भाई तिलक को लगता है कि मुझे भी जाकर इसे आजमाना चाहिए? आरव ने आश्चर्य से पूछा। सर तिलक को आरव की असली प्रतिभा का पता था। साधारण विरासत को वो वास्तव में कोई महत्व नहीं देते, लेकिन फिर भी सर तिलक ने फिर भी उन्हें ये मौका लेने का प्रस्ताव दिया। ये देखा जा सकता था कि इस विरासत में निश्चित रूप से असाधारण पहलू थे। सर तिलक ने सिर हिलाया और कहा, किंवदंती है कि उस समय लाल तालाब पवित्र भूमि के प्रथम पीढ़ी के पवित्र भगवान ने उस समय किसी मामले के कारण एक दिव्य राजा शक्ति के साथ एक महान विश्वहिला देने वाली लड़ाई लड़ी थी। उस समय प्रथम पीढ़ी के पवित्र भगवान अभी भी कुछ नहीं थे, जबकि उस दिव्य राजा शक्ति की ताकत शायद वर्तमान 10 महान दिव्य राजाओं के बराबर थी। दोनों लोगों ने 10 दिन और रात तक लड़ाई की। अंततः एक ड्रॉ में समाप्त हुआ, लेकिन उसके कुछ समय बाद दोनों लोगों की मृत्यु हो गई क्योंकि उनकी चोटें बहुत गंभीर थी। यह भी ठीक इसी वजह से था कि लाल तालाब व पवित्र भूमि प्रत्येक पीढ़ी के साथ और भी अधिक दयनीय होती गई। हमारी ताकत बहुत तेजी से कम होती गई। इस पीढ़ी के पवित्र भगवान तक पहुंचने पर वे अंततः रैंक 9 पवित्र भूमि तक कम हो गए। आरव को यह एहसास तब हुआ जब उन्होंने सुना कि उस समय दिव्य क्षेत्र में चढ़ने से पहले दुर्गादास ने एक बार कहा था कि उन्हें लंबे समय से दिव्य क्षेत्र से कोई खबर नहीं मिली है। ऐसा लगता है कि उस समय से ही लाल तालाब पवित्र भूमि खुद की रक्षा करने में असमर्थ थी और निचले लोगों के मामलों को संभालने के लिए उसके पास बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं थी। लेकिन पहली पीढ़ी के लाल तालाब पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी वास्तव में 10 महान दिव्य राजाओं के स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति के साथ बराबरी पर लड़ने में सक्षम थे। उनकी ताकत ने उसे कम आंकने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी। लगता है कि मुझे वास्तव में इस लाल तालाब भेली की यात्रा करनी होगी, आरव ने भावुक आह भरते हुए कहा। वर्तमान आरव के लिए अपनी ताकत बढ़ाना अभी भी नंबर 1 के रूप में रखा गया था। उनकी वर्तमान ताकत अभी भी बहुत कमजोर थी।
और अभी भी विजय देव की दुनिया से अलग थी। 10 महान दिव्य राजाओं के बराबर विरासत प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए इस तरह के अवसर को स्वाभाविक रूप से नहीं छोड़ा जा सकता था। अरे बदमाश, मैंने तुम्हें केवल एक स्लॉट देने का वादा किया था। तुम इसे इस तरह से क्यों मान रहे हो, जैसे कि यह पहला स्थान पहले से ही तुम्हारे बैग में एक आइटम है। आरव के अहंकारी रवैये से आदेश्वर बहुत नाखुश थे। आरव ने आत्मविश्वास से कहा, अगर स्वर्ग आरोहण क्षेत्र की कोई ताकतवर टीम भाग नहीं ले रही है तो यह पहला स्थान शायद मैंने जीत लिया है। आदेश्वर ने अपना मुंह सिकोड़ा और अविश्वास से कहा, हालांकि अगर आपको पहला स्थान मिलता है तो आपको कोटा की सिफारिश करने वाले व्यक्ति के रूप में मैं निश्चित रूप से लाभ से वंचित नहीं रहूंगा और गौरवशाली सम्मान भी प्राप्त करूंगा। लेकिन आपका घमंड बहुत बड़ा है। यह सही है, इस बार प्रतियोगिता में स्वर्ग आरोहण क्षेत्र की कोई टीम भाग नहीं लेगी। आयु भी 40 वर्ष से कम है, लेकिन आप दिव्य पागमन क्षेत्र के लड़के ने ऐसा कहा जैसे आप पवित्र में छा जाने वाले हैं। यह भी बहुत बेशर्मी है। आरव मुस्कुराए और कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, बल्कि यह सर तिलक था जो हंसा और बोला, आरव शेख ही नहीं बघार रहा है, उसके पास ये पूंजी है। सर तिलक के शब्दों ने आदेश्वर और अनाया दोनों को स्तब्ध कर दिया। क्या यह हो सकता है कि इस लड़के के पास अभी भी मार्शल पद पर असामान्य उपलब्धियां हैं? लेकिन आदेश्वर को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा, लड़के, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ साधन है और तुम्हारी क्षमताएं भी छोटी नहीं है। इसीलिए मैंने एक बड़े कुलीन परिवार को नाराज करने का जोखिम उठाया और तुम्हें एक कोटा दिया। इसे प्राचीन गुफा के लिए तुम्हारा प्रतिदान भी माना जाता है। लेकिन अंत में तुम सिर्फ एक कीमियागर हो। मार्शल आर्ट में जूनियर पीढ़ी को पछाड़ने की बात तो दूर, मैं इस पर विश्वास भी नहीं करूंगा, भले ही तुम मुझे हरा दो। यदि आरव अभी शिखर स्तर असीम क्षेत्र के योद्धा होते तो आदेश्वर सचमुच इस पर विश्वास कर सकते थे। आखिर आरव के साधन तो उन्होंने पहले भी अनुभव किए थे। अन्य बातों की परवाह न करते हुए दिव्य आत्मा में उनकी सिद्धियां ही सामान्य मार्शल कलाकारों की सहन शक्ति से कहीं अधिक थी। लेकिन आरव अभी दिव्य पागमन क्षेत्र में ही थे, जबकि कई प्रमुख कुलीन परिवार और प्रमुख संप्रदायों के शिष्य सभी मध्यम चरण असीम क्षेत्र में थे। यहां तक कि अंतिम अवस्था के विशेषज्ञ भी थे। उनमें बहुत ही दुर्जय बल वाले प्रतिभाशाली मार्शल कलाकारों की कमी नहीं थी। यह कहना कि आरव में सबको कुचलने की शक्ति थी, वो इस पर कैसे विश्वास कर सकते थे? आरव ने आदेश्वर को एक नजर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह उपकार मैं स्वीकार करता हूं। सिटी लॉर्ड आदेश्वर, इस समय के बाद हमारे बीच के पुराने हिसाब किताब खत्म हो गए हैं। कोई भी दूसरे का ऋणी नहीं है। यह कैसा है? आरव को पता चला कि भले ही इस आदेश्वर में गंदा बूदा जैसी कुछ बुरी आदतें थी, उसका व्यवहार ऐसा था मानो वो स्वर्ग के नीचे नंबर 1 हो। लेकिन जब उसे वास्तव में पता चला तो वो इतना भी घृणित नहीं था। कम से कम प्राचीन गुफा में उसने जो वादा किया था उसे अब उसने वास्तव में पूरा किया। आरव को पता था कि ऐसे कोटे केवल 3 ही होते हैं। प्रत्येक प्रमुख कुलीन परिवार निश्चित रूप से इसे क्रूरता से छीन लेगा, लेकिन आदेश्वर ने उसके लिए एक छोड़ दिया। यह निश्चित रूप से लोगों को नाराज करेगा, लेकिन उसका बदला चुकाने के लिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा किया। यद्यपि आदेश्वर के पीछे एक शक्तिशाली समर्थक था जो इतने बड़े शहर पर शासन कर रहा था, फिर भी वो वास्तव में हर चीज के लिए उतना लापरवाह नहीं हो सकता था जितना वो चाहता था। इसके विपरीत आदेश्वर वास्तव में बहुत चतुर था और शहर पर शासन करने में भी बहुत कुशल था। अन्यथा उस समय जब शुकदेव ने साव रिड सिटी में प्रवेश किया तो संभवतः उसे तुरंत पता नहीं चलता। आदेश्वर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है सौदा, लेकिन ये कोटा मैंने तुम्हें हासिल करने में मदद की, लेकिन आगे की चीजें तुम खुद ही कर सकते हो। हालांकि तुमने बहुत घमंड किया, फिर भी मैं वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करता। तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। भले ही तुम हार जाओ, लेकिन बहुत बुरी तरह से मत हारना, अन्यथा मेरे चेहरे पर कोई चमक नहीं होगी। आदेश्वर अभी 2 शहरों का प्रबंधन कर रहे थे, जिसका मतलब यह भी था कि उनके पास वास्तव में 6 कोटे थे। लेकिन लाल तालाब पवित्र भूमि के अधीनस्थ बलों में से निम्न वर्ग के मानकों के अनुसार रिड शहर और प्राचीन दमन शहर की ताकत में अंतर थी। भले ही 2 शहरों के प्रमुख कुलीन परिवार कोटा प्राप्त करने के लिए अपनी खोपड़ी तक छीन ले, वे शायद अंत में बहुत दूर नहीं चल पाएंगे। ये बात आदेश्वर पूरी तरह से जानते थे। उसका यह कहना केवल उसकी ही शान में 4 चांद लगाने जैसा था। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सिटी लॉर्ड आदेश्वर, निश्चिंत रहें, उस समय आपका चेहरा सभी दिशाओं में चमक बिखेरेगा। कुछ लोग उत्साह से बातें कर रहे थे, तभी अचानक सुगंधित औषधि मंडप के सामने के दरवाजे के बाहर हलचल मच गई। आरव, बाहर आओ। तुम कायर कछुआ, छुपो मत। अगर हिम्मत है तो बाहर आओ और आमने सामने लड़ो। देखो, ये युवा मास्टर तुम्हें तब तक पीटता है जब तक तुम अपनी पैंट में पेशाब न कर दो। मैं सिटी लॉर्ड को यह देखने देना चाहता हूं
कि अर्ध पवित्र पुत्र चयन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कौन योग्य है। दरवाजे के बाहर एक युवक ने उग्र रूप से दहाड़ लगाई। आदेश्वर की भौहें सिकुड़ गई और उन्होंने दुखी होकर कहा, गुंडा जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता। वास्तव में इस सिटी लॉर्ड के फैसले को स्वीकार करने से इनकार करने की हिम्मत कैसे हुई। जैसा कि होता है, इस सिटी लॉर्ड ने अभी अभी पदभार संभाला है। मैं इस भोरा परिवार के गुंडे को अवज्ञा के परिणाम का उदाहरण बनाऊंगा। आदेश्वर की भौहें सिकुड़ गई और उन्होंने दुखी होकर कहा, गुंडा जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता। वास्तव में इस सिटी लॉर्ड के फैसले को स्वीकार करने से इनकार करने की हिम्मत कैसे हुई। जैसा कि होता है, इस सिटी लॉर्ड ने अभी अभी पदभार संभाला है। मैं इस भोरा परिवार के गुंडे को अवज्ञा के परिणाम का उदाहरण बनाऊंगा। भोरा परिवार? मेरा स्लॉट मूल रूप से भोरा परिवार का था। आरव ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। आदेश्वर के हावभाव थोड़े अजीब लग रहे थे क्योंकि उन्होंने अपना सिर हिलाया। जाहिर है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भोरा परिवार का गुंडा वास्तव में ऐसा दृश्य बनाएगा। आरव ने उसे तिरछी नजर से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। आदेश्वर के दिमागी खेल, वो इसे कैसे नहीं समझ सकता था। भले ही आरव ने कार्रवाई की और मिस भवानी भोरा को बचा लिया, लेकिन भोरा परिवार के साथ उसके रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं माने जाते थे। अन्य बातों को अलग रखते हुए ये सुगंधित औषधि मंडप वास्तव में सोने के बुशेल खींच रहा था, लेकिन ये मूल रूप से भोरा परिवार का क्षेत्र था। वे ईर्ष्या कैसे नहीं कर सकते थे। आदेश्वर के इस कदम ने आरव को बहुत बड़ा लाभ दिया और बिना किसी अतिरिक्त परेशानी के दोनों बलों के बीच संबंधों में कलह भी पैदा कर दी। वो शहर का स्वामी होने के नाते हवा के साथ बहता था। इस तरह की उकसाने वाली विधि को घृणित नहीं माना जाता था। ये तो एक राजा के तरीके थे। सभी पक्षों के संबंधों को संतुलित करना, ये ऐसी चीज थी जिस पर हर राजा को विचार करना था। आरव ने कभी सुअर का मांस नहीं खाया था, लेकिन सुअरों को कई बार भागते हुए देखा था। वो इस बात को कैसे नहीं समझ सकता था। आदेश्वर अभी अभी आया था, थोड़ी बहुत चाल चलना जायज था। इस वजह से आरव ने आदेश्वर के बारे में कुछ नहीं सोचा। इसके विपरीत, अगर आदेश्वर ये सस्ती चालें नहीं खेलते तो वे आदेश्वर नहीं होते। आदेश्वर की छोटी सी चाल तो बस एक अवसर का लाभ उठाकर की गई थी। आखिरकार एक स्लॉट का मूल्य दो पक्षों के संबंधों को भड़काने की समस्याओं से कहीं अधिक था। अगर उस लाल तालाब भेली के पास वाकई बहुत बड़ा भाग्यशाली मौका था, तो आरव के लिए इस कोटे का मूल्य अथाह होगा। कुछ छोटी छोटी चालों को अनदेखा किया जा सकता है। आरव ने आदेश्वर की तरफ देखा और कहा, इस तरह की घरेलू मक्खी को सिटी लॉर्ड को व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने के लिए परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे भेज दूंगा। हालांकि इसे मिसाल नहीं बनाया जाना चाहिए। खांसी खांसी कोई मिसाल नहीं बनेगी, फिर से नहीं होगा। वो आरव, तुम्हें सच में मेरी जरूरत नहीं है। रमन भोरा नामक इस बदमाश की ताकत अभी भी बहुत अच्छी है। प्राचीन दमन शहर की जूनियर पीढ़ी में ये शीर्ष 3 में रैंक करने के लिए पर्याप्त है, आदेश्वर ने कहा। आने से पहले आदेश्वर ने नहीं सोचा था कि आरव के पास वास्तव में लोटोस व्यवसाय संघ का स्वर्ण टोकन है। बस ये एक टोकन पहले से ही भोरा परिवार से पूरी तरह से अलग स्तर पर था। इस तरह की चाल अब देखने में बहुत बेमानी लग रही थी, लेकिन आदेश्वर के साधन कमजोर नहीं थे। बस कुछ दिनों के लिए आए और उन्होंने पहले से ही प्राचीन दमन शहर के बलों के वितरण का पता लगा लिया। यहां तक कि जूनियर पीढ़ी की ताकत का भी उनके दिल में पहले से ही हिसाब था। ये 3 कोटा हर एक बहुत कीमती था। आदेश्वर संभवतः लोगों को कैसे दे सकते थे। उस समय अगर वे प्रतिस्पर्धा करने जाते हैं और हार गया तो वो अपना चेहरा खो देगा। इसके अलावा हालांकि आंबले परिवार शक्तिशाली था, लेकिन पवित्र भूमि में उनके कई दुश्मन भी थे। इस तरह का बड़ा मामला जिसमें पूरी पवित्र भूमि शामिल थी, अगर यह वास्तव में बहुत ही औपचारिक होता तो लोगों को इस पर उंगली करने का मौका मिल जाता। इस प्राचीन दमन शहर के 3 कोटे आरव को छोड़कर उसने उन्हें सावधानी से चुना। कोटे में से एक भी प्रमुख कुलीन परिवार को नहीं मिला, लेकिन उस व्यक्ति की ताकत ने लोगों को पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया। यह रमन बाहर, उसकी ताकत वास्तव में बहुत अच्छी थी। यह सिर्फ इतना था कि आरव का एहसान चुकाने के लिए उसने दर्द सहा और अपना कोटा निचोड़ लिया। आरव, इस यंग मास्टर के लिए बाहर आओ। तुम एक गोली शोधन करने वाले आदमी, तुम हमारे मार्शल कलाकारों के साथ मस्ती में क्यों शामिल हो रहे हो। प्राचीन दमन शहर को छोड़कर तुम जो खोगे वो हमारे प्राचीन दमन शहर का चेहरा होगा। रमन ने सुगंधित औषधि मंडप के सामने के दरवाजे के बाहर जोरदार चिल्लाया। शब्द और भी बुरे होते गए और लोगों की भीड़ उन्हें घेर कर देखने लगी। शुरू में सभी लोग हैरान थे और उन्होंने सोचा कि भोरा परिवार को ईर्ष्या है कि सुगंधित औषधि मंडप का मौजूदा कारोबार अच्छा है, इसलिए वे जानबूझकर हंगामा मचाने आए हैं। कौन जानता था कि ध्यान से सुनने के बाद उन्हें पता चला कि यह बिल्कुल भी सच नहीं था। मैं कहता हूं, आरव एक कीमियागर है। वो आंख मूंद कर योद्धाओं का मौज मस्ती में क्यों शामिल हो रहा है।
हालांकि वो लाल तालाब भेली इनाम आकर्षक है, लेकिन उसे पाने की क्षमता भी होनी चाहिए। हाँ, कीमियागर को कीमिया का गहन अध्ययन करना चाहिए, लेकिन अब वो लोगों के साथ मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। क्या ये किसी के उचित व्यवसाय की अनदेखी नहीं है? रमन की ताकत पहले से ही 5वें स्तर के असीम क्षेत्र में है। इसके अलावा अवधारणाओं की उनकी समझ बहुत अधिक है। उनकी ताकत भी पूरे प्राचीन दमन शहर की जूनियर पीढ़ी में शीर्ष 3 में स्थान पाने के लिए पर्याप्त है। आरव द्वारा इस तरह से लोगों का स्थान छीनना वास्तव में बहुत घिनौना काम है। कोई आश्चर्य नहीं कि रमन इतने क्रोधित है। रमन ने इस तरह से चीजों को हिलाया, सभी को लगा कि आरवी ऐसा करके दूसरों को बहुत ज्यादा धमका रहा है। चीजों को करने का यह तरीका स्पष्ट रूप से शौचालय पर कब्जा करना था और शौच नहीं करना था। ठीक इसी समय लोगों का एक बड़ा समूह सुगंधित औषधि मंडप से बाहर चला गया। सबसे आगे वाला व्यक्ति वास्तव में आरव था। जब रमन ने देखा कि आरव आखिरकार बाहर आ गया है, तो वो खुद को खुश होने से नहीं रोक सका। आरव, तुम आखिरकार बाहर आने को तैयार हो। मैंने तो सोचा था कि तुम जीवन भर कायर कछुआ बनकर रहोगे। आओ आओ आओ, जब तुम बाहर आ ही गए हो तो मुकाबला करते हैं। सबको देखना चाहिए कि प्राचीन दमन नगर का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन योग्यता रखता है। रमन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम वाकई मुकाबला करना चाहते हो? बेशक। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इतने लोगों के सामने तुम्हारे साथ मजाक करूं? बहुत हो गई बकवास। अगर तुम लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते तो आज्ञाकारी होकर स्लॉट सौंप दो। नगर के स्वामी महामहिम, मैं जानता हूं कि आरव के साथ तुम्हारे दोस्ताना संबंध है, लेकिन इस तरह की बातें पूरे प्राचीन दमन नगर की प्रतिष्ठा को प्रभावित करती हैं। मैं, रमन, पीछे नहीं हट सकता। रमन न्याय के लिए खुद को नैतिक रूप से ऊंचे स्थान पर रखते हुए भय प्रेरक धार्मिकता का दिखावा कर रहे थे। यहां तक कि आदेश्वर भी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए। आरव ने हल्की सी सांस ली और कहा, ठीक है, फिर मैं आ रहा हूं, तुम्हें तैयार रहना होगा। रमन ने नहीं सोचा था कि आरव सचमुच इतनी जल्दी लड़ेगा, और उसने तुरंत अपने शरीर की सारी सार ऊर्जा को अपनी चरम अवस्था में पहुंचा दिया। लेकिन ठीक इसी समय उसकी गर्दन ठंडी पड़ गई। एक तेज तलवार पहले से ही उसकी गर्दन पर दबाव डाल रही थी। तुम पहले ही मर चुके हो। आरव की भूत जैसी आवाज रमन के कानों के पास सुनाई दी। भीड़ ने इस पर सिर्फ इस पल तक ही प्रतिक्रिया की। आरव वास्तव में रमन के पीछे आ गया था, भगवान जाने कब से। अभी आरव को अरुणी तलवार को हल्के से घुमाना था और वो रमन की छोटी सी जान ले सकता था। उसका यह कहना कि रमन पहले ही मर चुका है बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं थी। आदेश्वर के चेहरे पर तीखापन आ गया। वो आरव को अविश्वास से देख रहा था। अपनी सीमा के साथ बेशक वो आरव की गति को आसानी से पकड़ सकता था, लेकिन पहले ऐसी गति क्या एक दिव्य पागमन क्षेत्र मार्शल कलाकार के पास होनी चाहिए? क्या यह हो सकता है कि इस बच्चे की ताकत वाकई इतनी भयानक थी? आरव, तुम यहां छिपकर हमला कर रहे हो। बहुत ही नीच, रमन ने दांत पीसते हुए कहा। रमन को खुद नहीं लगा कि आरव भयानक है। पहले यह निश्चित रूप से आरव समय अंतराल का फायदा उठा रहा था, इसलिए उसने उसे चौंका दिया। आरव मुस्कुराया और कहा, क्या ऐसा है? ठीक है, मैं तुम्हें 5 मौके देता हूं। जब तक तुम मेरी एक तलवार से बच सकते हो, मैं दोनों हाथों से अपना स्थान छोड़ दूंगा। कैसा है? यह सुनकर रमन बहुत खुश हुआ और बोला, तुमने सही कहा। जब तुम हार जाते हो तो तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। हालांकि वो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी उसने इसे स्वीकार किया। आरव को जीतना शायद इतना आसान नहीं था, लेकिन आरव कितना भी दुर्जय क्यों न हो, उसे एक तलवार से भी बचा पाना संभव नहीं था, है ना? चूंकि वो खुद को बर्बाद करने की राह पर चल रहा था, इसलिए रमन भी विनम्र नहीं था। अर्धवित्र पुत्र चयन प्रतियोगिता में इस स्लॉट के लिए भले ही लोग कहें कि उसने बेईमानी से जीत हासिल की है, वो इसे भी स्वीकार कर लेगा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक बार बोला गया शब्द 4 घोड़ों की टीम से भी आगे नहीं निकल सकता। आरव ने तलवार छीन ली और बेपरवाही से कहते हुए पीछे हट गया। मैं आ रहा हूं। इस बार तुम तैयार हो या नहीं? सहजता से खारिज किए गए शब्दों ने रमन के दिल को जकड़ लिया, लेकिन इस बार उसने अपना पूरा ध्यान आरव की हरकतों पर लगाया और कोई निशान छूट जाने के डर से उसे देखा। फिर भी रमन की आंखों के सामने एक धुंधलापन था। आरव के निशान वास्तव में उसकी आंखों के सामने फिर से गायब हो गए थे। तुम फिर मर गए। आरव की भूत सी आवाज एक बार फिर रमन के कानों के पास गूंजी। अरुणी तलवार एक बार फिर उसकी गर्दन पर रखी गई। इतनी तेज चाल! क्या यह सच में दिव्य पागमन क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट द्वारा निष्पादित की जाने वाली चाल है? ऐसी चाल के सामने सभी मार्शल तकनीकें बेकार है। वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि एक कीमियागर के पास वास्तव में ऐसी अजीब चाल तकनीक होगी। सिर्फ इस चाल के आधार पर वो अपराजेय है। आरव का एक स्थान पर कब्जा करना पूरी तरह से योग्य है।
आरव की मूवमेंट की तकनीक ने चारों ओर से जय जयकार की आवाजें गूंजने लगी। आरव की मूवमेंट की तकनीक बहुत तेज थी। साधारण मार्शल आर्टिस्ट उसका फिगर भी नहीं पकड़ सकते थे। दुनिया में असंख्य नियम है, केवल गति ही अखंड है। ऐसी दुर्जय मूवमेंट तकनीक के साथ मार्शल आर्टिस्ट का सामना करना, जिनके साधना क्षेत्र उनसे ऊंचे थे, बिना किसी डर के। रमन के चेहरे पर बहुत ही बदसूरत भाव थे। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि दिव्य पागमन क्षेत्र का मार्शल कलाकार उससे, इस असीम क्षेत्र से, हरकतों के मामले में इतना ज्यादा ताकतवर होगा। उस समय उसने पहले से ही पर्याप्त तैयारी कर रखी थी, लेकिन वो फिर भी आरव की गति के साथ तालमेल नहीं रख पाया। आरव ने तलवार हटाई और एक बार फिर पीछे हटते हुए बिना किसी खुशी या दुख के कहा, तीसरी तलवार, इसके लिए तैयार हो। रमन के चेहरे पर भाव बदल गए। वो अचानक अपनी जगह से गायब हो गया। इस बार उसने पहल हासिल करने के लिए पहले हमला करने का फैसला किया और पहले खुद आगे बढ़ा। अभी वो आरव को कुछ भी करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था। जब तक वो आरव की तलवारों में से एक को बचा सकता था, उसे उसकी जीत माना जाता। हालांकि स्लॉट प्राप्त करने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग करना कुछ हद तक विवेकहीन था, लेकिन तो क्या। फिर भी अगले ही पल रमन को अचानक अपनी कमर में ठंडक महसूस हुई। आरव की आवाज एक बार फिर सुनाई दी, मृत। रमन के हाव भाव अचानक बदल गए। वो हवा में अचानक दिशा बदलने लगा। आरव की तलवार से बचना चाहता था, लेकिन 2 सांसों के बाद वो फिर से लगातार 2 बार मर गया। आरव की शक्तिशाली चाल तकनीक के सामने वो वास्तव में एक तलवार से भी नहीं बच पाया, जिसका मतलब ये भी था कि अगर आरव वास्तव में उसे मारना चाहता था तो उसे बस एक तलवार की जरूरत थी, और वह पर्याप्त थी। रमन अचानक जमीन पर बैठ गया और बिना किसी शर्त के बोला, मैं हार गया। ये स्लॉट तुम्हारा है। इसके साथ ही किसी और ने आरव की ताकत पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि रमन भी आरव के हाथों पूरी तरह से हार गया। प्राचीन दमन शहर का युद्ध में प्रतिनिधित्व करना योग्यता के बाद प्रसिद्धि थी। आदिश्वर ने आरव को ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देखा हो, और विस्मय में बोला, मैं मूल रूप से सिर्फ तुम्हारा उपकार चुकाना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी मूवमेंट तकनीक इतनी मजबूत है। लगता है कि तुमने जो पहले कहा था वो पूरी तरह से निराधार नहीं है। आरव सिर्फ मुस्कुराया और समझाने में बहुत आलसी था। इस घटना के बाद आरव ने तुरंत बंद एकांतवास में जाने का फैसला किया। ये एकांतवास 1 महीने का था। इस अवधि ने अनाया को जलती हुई चिंता से भर दिया। आरव ने उसे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और बस बंद एकांतवास में चला गया। इस तरह कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आरव ने लोटोस व्यवसाय संघ के साथ किस तरह का समझौता किया है। यह जानना जरूरी था कि लोटोस व्यवसाय संघ ने आरव को जो दिया वो एक सोने का टोकन था। पवित्र स्वामी वर्ग की शक्ति के बिना ऐसा टोकन प्राप्त करना पूरी तरह से असंभव था, जिसका अर्थ यह भी था कि लोटोस व्यवसाय संघ के मुख्यालय में उन लोगों की नजर में आरव की स्थिति पहले से ही एक पवित्र स्वामी के बराबर थी। शुरू में अनाया बहुत चिंतित थी कि सुगंधित औषधि मंडप में कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन होंगे, लेकिन 1 महीना बीत गया और ऐसा लगा कि कोई बदलाव नहीं हुआ। लोटोस व्यवसाय संघ का पक्ष भी असामान्य रूप से शांत था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन दमन शहर ने इस तल को पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन लोटोस व्यवसाय संघ के क्षेत्र में अनाया का अतिक्रमण अंततः 20% इस सीमा पर भी रुक गया। वो अब आगे नहीं बढ़ सकती थी। लगभग 3 महीने के छोटे समय में प्राचीन दमन शहर की 2 प्रमुख व्यापारिक कंपनियों ने अपना स्थान बदल लिया। कोठारी व्यवसाय संघ एक ही छलांग में नंबर 1 प्रमुख व्यापारिक फर्म बन गया, जबकि लोटोस व्यवसाय संघ दूसरे दर्जे की व्यापारिक कंपनी बन गई। सच में इस बीच जिसने सबसे अधिक लाभ कमाया वो वास्तव में सुगंधित चिकित्सा मंडप ही था, क्योंकि उनका लाभ हिस्सा सबसे अधिक था। इस 1 महीने के समय में आरव ने लगभग 10 मिलियन पृथ्वी सार क्रिस्टल की कीमत वाली औषधीय जड़ी बूटियां समाप्त कर ली और देर से चरण दिव्य पागमन क्षेत्र की दहलीज को पार कर लिया, और 8वें स्तर दिव्य पागमन क्षेत्र को तोड़ने के कगार पर था। 7वें स्तर दिव्य पागमन क्षेत्र की ताकत के साथ आरव को आखिरकार आगामी प्रतियोगिता में कुछ आत्मविश्वास मिला। पवित्र भूमि में सभी प्रतिभाशाली लोग एक साथ इकट्ठे होंगे। वहां दुर्जय ताकत वाले विरोधियों का एक समूह होना तय था। आरव का नुकसान खेती के क्षेत्र में था, इसलिए भले ही वो एक छोटी सी सीमा तक बढ़ गया हो, ये अंतिम परिणाम पर निर्णायक प्रभाव डाल सकता था। 1 महीने तक बसने के बाद, आरव के एकांत से चले जाने के बाद, अनाया ने वास्तव में खुद को संभाल लिया और सोने के टोकन मामले के बारे में नहीं पूछा। इसने आरव को असामान्य रूप से आश्चर्यचकित कर दिया और अनाया को थोड़ा ऊपर रखने में मदद नहीं कर सका। ये लड़की वास्तव में इतनी सरल नहीं थी। वास्तव में इस तरह के मामले को सहना भी। आरव के एकांत से बाहर निकलने के बाद प्राचीन दमन शहर छोड़ने का भी समय आ गया था। लाल तालाब पवित्र भूमि का क्षेत्र बहुत विशाल होने के कारण इस बार अर्धप वित्रपुत्र चयन प्रतियोगिता
10 प्रमुख टूर्नामेंट क्षेत्रों में विभाजित थी। प्रत्येक प्रमुख टूर्नामेंट क्षेत्र में सभी प्रतियोगी अराजक लड़ाइयों में लड़ेंगे जब तक कि अंतिम 6 का चयन अंतिम चयन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नहीं हो जाता। जिस टूर्नामेंट क्षेत्र में आरव था वहां करीब 200 बड़ी और छोटी सेनाएं थी, जिसका मतलब यह भी था कि सिर्फ इस टूर्नामेंट क्षेत्र में ही कई सौ प्रतियोगी थे। इन कई सौ प्रतियोगियों में से अधिकांश सभी असीम क्षेत्र मार्शल कलाकार थे। बेशक आरव जैसे बहुत आत्मविश्वासी दिव्य पारगमन क्षेत्र मार्शल कलाकारों की एक छोटी अल्पसंख्यक भी थी। जहां तक इन दिव्य पारगमन क्षेत्र मार्शल कलाकारों के चलने की बात है तो कोई भी इस बात की परवाह नहीं करता, क्योंकि इन दिव्य पारगमन क्षेत्र मार्शल कलाकारों को पहले ही राउंड में बाहर होना तय था। इस तरह की बड़ी प्रतियोगिता बहुत क्रूर थी। पूर्ण शक्ति के बिना भीड़ से अलग दिखने का कोई तरीका नहीं था। कई सौ दिव्य पारगमन मार्शल कलाकार, उनके साधना क्षेत्रों में बहुत अंतर नहीं था। अंतिम 6 में प्रवेश करना चाहते हैं तो किसी की अवधारणा समझ और साधना क्षेत्र दोनों ही बेहद उत्कृष्ट होने चाहिए। फिर भी ये अभी भी केवल एक शुरुआत थी। असली मुकाबला अभी भी अंत में अंतिम टूर्नामेंट में था। इसलिए अंततः लाल तालाब भेली में प्रवेश करने का यह मौका प्राप्त करना बहुत कठिन था, बहुत कठिन। भले ही आरव को खुद पर बहुत भरोसा था, लेकिन उन अंतिम विरोधियों के खिलाफ उसने अपनी रक्षा को कम करने की हिम्मत नहीं की। उस तरह के स्तर पर चार्ज करने में सक्षम होने के लिए कौन औसत दर्जे का होगा? आरव अभी अभी एकांतवास से बाहर निकले थे और आदेश्वर को खबर मिलते ही वे तुरंत वहां पहुंचे। उनके पीछे 2 युवक भी थे। आरव, अगर तुम अभी भी एकांतवास से बाहर नहीं निकले होते तो हम अकेले ही चले जाते। ओ, 1 महीने से तुमसे नहीं मिले, तुम तो लगभग 8वें स्तर के दिव्य पागमन क्षेत्र में पहुंच गए हो। आदेश्वर आरव की साधना की गति से आश्चर्यचकित थे। किसी को यह जानना ही था कि जब वे पहली बार आरव से मिले थे तब आरव अभी अभी 4थे स्तर के दिव्य पागमन क्षेत्र में पहुंचे थे। अभी कितना समय हो गया है? आरव ने वास्तव में 3 छोटे साधना क्षेत्रों को पार कर लिया था और 7वें स्तर के दिव्य पागमन क्षेत्र में पहुंच गया था। लाल तालाब भेली में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त करना चाहता हूं। अगर मैं लगन से साधना नहीं करूंगा तो यह कैसे हो सकता है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। कितनी ऊंची भावनाएं हैं। बदमाश, ऐसा मत सोच कि तू उस कचरे रमन को हराकर स्वर्ग के नीचे अजय हो गया है। इस बार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोगों में काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जो 9वें स्तर के असीम क्षेत्र में हैं। सिर्फ अपनी थोड़ी सी ताकत के आधार पर और तू लाल तालाब भेली में प्रवेश करना चाहता है? आदेश्वर के पीछे एक अनियंत्रित भाव वाले युवक ने तिरस्कारपूर्वक कहा। युवक का रूप रंग जिद्दी और अनियंत्रित था, साथ ही कुछ हद तक दबंग स्वभाव का भी। आदेश्वर ने मुस्कुराते हुए परिचय कराया। लो आरव, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूं। ये हमारे प्राचीन दमन शहर के भरद्वाज परिवार के नंबर 1 जीनियस मोहित भरद्वाज है। ये राजा यादव है। ये भी हमारे प्राचीन दमन शहर के उभरते सितारे हैं। ये आरव है, सुगंधित औषधि मंडप के मालिक। आरव ने मुस्कुराते हुए मोहित को पूरी तरह से अनदेखा किया और राजा यादव का अभिवादन किया। भाई राजा यादव, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। राजा यादव ने विनम्रतापूर्वक कहा। हिम्मत मत करो, हिम्मत मत करो। इस बारे में बात करते हुए इस राजा यादव ने हाल ही में एक सफलता प्राप्त की है और अभी भी भाई आरव को धन्यवाद देना है। अगर भाई आरव ने इस राजा यादव के लिए ग्रेट सन हेवनली यांगपिल को परिष्कृत नहीं किया होता तो ये राजा यादव भी अड़चन को दूर करने में असमर्थ होता। आरव ने आश्चर्यचकित होकर कहा। पता चला कि जिसके लिए मैंने ग्रेट सन हेवनली यांगपिल को परिष्कृत किया था वो वास्तव में भाई राजा यादव था। राजा यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। इस ग्रेट सन हेवनली यांगपिल को परिष्कृत करना बहुत कठिन है। इस राजा यादव ने कई गुरुओं से भी मुलाकात की, लेकिन कोई भी इसे परिष्कृत नहीं कर सका। बाद में मैंने सुना कि भाई आरव की कीमिया शक्ति दूसरों से बहुत बेहतर है, इसलिए मैं सुगंधित औषधि मंडप में आया और इसे आजमाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंत में आपने वास्तव में मुझे एक बेहतर ग्रेड की ग्रेट सन हेवनली यांगपिल सौंपी। इस बेहतर ग्रेड की ग्रेट सन हेवनली यांगपिल के साथ इस राजा यादव की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई। इस बार की प्रतियोगिता में मुझे थोड़ा और आत्मविश्वास भी है। आरव और राजा यादव ने मोहित को सीधे बगल में सुखाने के लिए लटकाते हुए तल्लीनता से बातचीत की और आरव ने उसकी खिल्ली को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। इससे वो गुस्से से भर गया, लेकिन आदेश्वर के सामने वो अपना आपा नहीं खो सकता था और वो सिर्फ एक तरफ मुंह फुलाकर बैठ सकता था। अरे, तुम तीनों एक दूसरे को और अच्छी तरह से जान लो। इस बार मेरा चेहरा तुम लोगों के सामने है। अच्छा, देर हो रही है, हमें चलना चाहिए, आदेश्वर ने हंसते हुए कहा। माननगर लाल तालाब के दक्षिणी भाग का सबसे बड़ा शहर था, जो आसपास के क्षेत्र में 200 से ज्यादा बड़ी और छोटी सेनाओं पर शासन करता था। लाल तालाब के इस बार अर्धवित्रपुत्र चयन प्रतियोगिता का आयोजन करने वाले लाल तालाब के इस क्षेत्र ने स्वाभाविक रूप से डिवीजन टूर्नामेंट जोन का अखाड़ा बना दिया।
इन कुछ दिनों में बहुत से लोग एक साथ मान नगर में उमड़ पड़े। वे सभी इस प्रतियोगिता को देखने के लिए यहां आए थे। हालांकि इन लोगों को भाग लेने का अवसर नहीं मिला, लेकिन वे इस तरह के भव्य आयोजन को कैसे छोड़ सकते थे। और प्रतियोगी स्लॉट रखने वाले उन प्रतिभाशाली लोगों को स्वाभाविक रूप से सिटी लॉर्ड महल द्वारा स्वीकार किया गया। लेकिन विशाल मान नगर के लिए केवल कुछ सौ लोगों को ज्यादा नहीं माना जाता था। आदेश्वर, मैंने सुना है कि आपने इस बार बहुत बड़ा सौदा किया है और वास्तव में 6 तोप के चारे लाए हैं। जिस क्षण प्राचीन दमन शहर से निकलकर मान नगर के दरवाजे में आदेश्वर और अन्य लोग प्रवेश करने वाले थे, वे कुछ लोगों के एक और समूह से टकराए। आगे वाले व्यक्ति ने तुरंत अपना मुंह खोला और मजाक उड़ाया। बर्धन, कई सालों से नहीं देखा, तुम्हारा मुंह अभी भी इतना बदबूदार क्यों है? अगर मैं जो लाया हूं वो तोप का चारा है, तो क्या यह हो सकता है कि तुम जो लाए हो वो तोप का चारा नहीं है? आदेश्वर ने गुस्से में कहा, है, इस बार मुझे डर है कि मुझे तुम्हें निराश करना पड़ेगा। हमारे बस्तर शहर ने इस बार वास्तव में एक असाधारण प्रतिभा का उत्पादन किया है। एक स्लॉट प्राप्त करना निश्चित रूप से एक शुइन है। नंदन, तुम जल्दी से सिटी लॉर्ड आदेश्वर का स्वागत करने क्यों नहीं आए? बर्धन के पीछे एक बहुत ही अंतर्मुखी युवक बाहर आया और उसने आदेश्वर को प्रणाम करते हुए कहा, जूनियर नंदन, नगर के स्वामी आदेश्वर को प्रणाम करता है। आदेश्वर के चेहरे पर भाव बदल गए और उन्होंने कहा, 7वें स्तर के असीम क्षेत्र। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि आदेश्वर चौंक गए। इस उम्र में 7वें स्तर के असीम क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होने के लिए उनमें से कोई भी व्यक्ति आश्चर्यजनक प्रतिभा वाला कैसे नहीं था। किसी को यह जानना था कि ये 6 लोग आदेश्वर यहां लाए हैं। सबसे अधिक केवल 6ठे स्तर के शुद्ध क्षेत्र थे। बर्धन ने स्थिति को देखकर आत्मसंतुष्ट होकर कहा, नंदन की ताकत आपकी कल्पना से भी अधिक भयानक है। इस समय उसके साथ एक स्लॉट में लॉक करना बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। ये कैसा है, लुढ़कने का एहसास हुआ या नहीं? हा, आदेश्वर ने काले चेहरे के साथ कहा, घमंडी मत बनो। इस समय प्रतिस्पर्धा केवल साधना क्षेत्र में नहीं है, अवधारणाओं की समझ भी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्धन जोर से हंसे और कहा, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। नंदन की अवधारणा समझ आपके द्वारा लाए गए कचरे के समूह से कहीं ज्यादा मजबूत है। अवधारणा समझ वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण थी। ये साधना क्षेत्र से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन इस उम्र में देर से चरण वाले असीम क्षेत्र को तोड़ने में सक्षम होने के लिए उसकी अवधारणा समझ कैसे कमजोर हो सकती है? ये बर्धन पवित्र भूमि के चौरासिया परिवार से आया था। चौरासिया परिवार का प्रभाव आंबले परिवार के समान ही था। इसके अलावा वे बहुत बुरे संबंधों में थे। इसलिए जब उन्होंने आदेश्वर का उपहास किया तो उनके मन में मनोवैज्ञानिक बोझ बिल्कुल भी नहीं था। बर्धन बस्तर सिटी नामक एक क्षेत्र का सिटी लॉर्ड थे और नंदन नामक उस 7वें स्तर असीम क्षेत्र का युवा। उनका इस प्रतियोगिता में आशा और विश्वास था। इस बार 7वें स्तर के असीम क्षेत्र के प्रतिभाशाली व्यक्ति को खोजने में सक्षम होने के कारण बर्धन को उच्च और जोरदार आत्माओं में कहा जा सकता है। ये आपके द्वारा लाए गए इन 6 लोगों में से वास्तव में अभी भी एक ऐसा है जो 9वें स्तर के दिव्य पारगमन क्षेत्र तक भी नहीं पहुंचा है। आदेश्वर, आप अभी 2 शहरों का प्रबंधन कर रहे हैं और आप वास्तव में 6 असीम क्षेत्र भी नहीं जुटा सकते हैं। आपको संख्या पूरी करने के लिए दिव्य पारगमन क्षेत्र का कचरा भी खोजने की आवश्यकता थी। हाँ, आप मुझे मार रहे हैं। बर्धन ने अचानक भीड़ में आरव को खोज लिया और भी अधिक बेलगाम तरीके से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। नंदन की नजर भी आरव पर पड़ी। उसकी आंखें उपहास और तिरस्कार से भरी हुई थी। इस बार प्रतियोगिता में भाग लेने आए मार्शल कलाकार मूल रूप से सभी मुख्य बल के रूप में असीम क्षेत्र में थे। दिव्य पागमन क्षेत्र मार्शल कलाकारों का वो अत्यंत छोटा अल्पसंख्यक समूह सभी कुछ छोटे बलों के प्रतियोगी थे जो सार्वजनिक रूप से दिखाने के लिए पूरी तरह से हीन थे। अभिराम, ये अभिराम है। अचानक वेटिंग स्टेशन के बाहर हलचल मच गई। ये सब महिलाओं की अप्सराओं जैसी चीखें थी। इन चीखों के मद्देनजर लोगों का एक समूह वेटिंग स्टेशन में चला गया। महामहिम चक्रदेव भी यहां है। इस बार अपनी अपनी टीमों का नेतृत्व कर रहे सिटी लॉर्ड ने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए देखा तो सभी ने एक के बाद एक उसे प्रणाम किया। एक सुंदर युवक जो महिलाओं से भी अधिक सुंदर था उसके पीछे चल रहा था। उसका आभा मंडल बहुत शक्तिशाली था। उन महिलाओं की चीखें बहुत स्पष्ट रूप से उसकी ओर निर्देशित थी। सब लोग कैसे हैं? इस समय अर्ध पवित्र पुत्र चयन प्रक्रिया के कारण मुझे सभी को इस वैगिंग स्टेशन में रहने के लिए असुविधा का सामना करना पड़ेगा। यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जहां हमने आपकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं की है तो मुझे आशा है कि सभी लोग सहन करने के लिए पर्याप्त उदार होंगे, मान नगर के सिटी लॉर्ड चक्रदेव ने कहा। और उनके पीछे उस अभिराम नामक युवक उनका अनमोल रत्न था। सिटी लॉर्ड चक्रदेव बहुत विनम्र है, सभी ने जल्दी से जवाब दिया। ये महामहिम चक्रदेव विभिन्न प्रमुख सिटी लॉर्ड से स्पष्ट रूप से बहुत परिचित थे। अभिवादन के बाद उन्होंने लोगों को एक एक करके
छोटी छोटी बातें करने के लिए खोजा। आरव ने उत्सुकता से आदिश्वर से पूछा, ये व्यक्ति कौन है? बहुत प्रभावशाली लगता है। महामहिम चक्रदेव मान नगर के सिटी लॉर्ड है, जो लाल तालाब के दक्षिणी भाग में लगभग 200 प्रमुख और छोटी सेनाओं पर शासन करते हैं। आपको क्या लगता है कि उन्हें प्रभावशाली होना चाहिए या नहीं? आदिश्वर ने कहा। तभी आरव को एहसास हुआ, कोई आश्चर्य नहीं कि ये सभी सिटी लॉर्ड उनके प्रति बहुत सम्मान रखते थे। ऐसे ही हो। उसके पीछे जो युवक है उसका यहां बहुत स्वागत है। वो महामहिम चक्रदेव का पुत्र अभिराम है। वो 2 साल पहले ही 8वीं स्तर असीम क्षेत्र पर पहुंच चुका है। मान नगर के अधिकार क्षेत्र में आने वाली पूरी सीमा में वो युवा पीढ़ी का नंबर 1 जीनियस है। साथ ही उसका रूप रंग भी बहुत सुंदर है। उसका स्वागत होना स्वाभाविक रूप से उम्मीदों के भीतर की बात है। इस बार की प्रतियोगिता मान नगर के डिवीजन प्रतियोगिता क्षेत्र में नंबर 1 होने का केवल वही योग्य है। आरव ने समझ व्यक्त करने के लिए अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि ये अभिराम एक दुर्जेय प्रतिद्वंदी था। अभिराम के परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण रूप को देखना नहीं चाहिए। आरव को पता चल गया कि उसने इन लोगों के साथ बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी जैसा व्यवहार नहीं किया। उसका वो अहंकार हड्डियों में छिपा हुआ था। उफ, इस बार की प्रतियोगिता ऐसी लग रही है, हमें कोई उम्मीद नहीं है। एक साफ रेड शहर के युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति ने कहा। हाँ, इस बार सिर्फ 7वें स्तर के असीम क्षेत्र में ही बहुत सारे हैं। अभिराम के अलावा शेष 5 स्लॉट इन 7वें स्तर के असीम क्षेत्र में से ही पैदा होने चाहिए। जो कुछ बड़े शहर सबसे आगे हैं, उनकी ताकत बहुत ज्यादा है। हमारे पास कोई मौका ही नहीं है। जिद्दी और अनियंत्रित मोहित ने उदास होकर कहा। अभिराम की उपस्थिति ने चर्चा की लहर को हवा दे दी। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस अभिराम ने पहले ही एक कोटा पक्का कर लिया था। कोई भी उसे हिला नहीं सकता था। जबकि अन्य 5 स्थानों के लिए शायद प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी होगी। जैसे साफ रिड शहर और प्राचीन दमन शहर, इस तरह के शहरों की ताकत तुलनात्मक रूप से कमजोर थी। इस बार की प्रतियोगिता में अभी भी 7वें स्तर के असीम क्षेत्र के कई युवा प्रतिभाशाली लोग थे। वे अन्य 5 कोटा के लिए मजबूत प्रतियोगी थे। इसलिए अभिराम के साथ यात्रा करने वाले 5 लोग बहुत निराश थे। ऐसा लग रहा था मानो वे भी यहां आकर औपचारिकताएं पूरी कर रहे हों। अभिराम महामहिम चक्रदेव के पीछे पीछे चलता रहा। वो निष्क्रिय था, लेकिन जब उसकी नजर आरव के शरीर पर पड़ी तो वो अचानक कुछ देर के लिए रुक गया। सबकी उम्मीदों से बढ़कर वो वास्तव में महामहिम चक्रदेव को छोड़कर आरव की ओर चल पड़ा। अभिराम की हर हरकत पर बहुत ध्यान दिया गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, तुरंत ही हलचल की लहर दौड़ गई। सिटी लॉर्ड चक्रदेव ने अपने बेटे को आश्चर्य से देखा, फिर अपना सिर घुमाया और फिर से उन सिटी लॉर्ड से छोटी छोटी बातें करने लगे। अभिराम हमारी तरफ आ रहा है। वो क्या करना चाहता है? मोहित ने अपराध बोध से कहा। अभिराम के आभा मंडल से प्रभावित होकर मोहित बोलते समय हकला भी रहा था। राजा यादव ने कहा, शांत रहो, प्रतियोगिता अभी शुरू नहीं हुई है। वो क्या करेगा? मुझे लगता है कि उसे आरव के लिए आना चाहिए। मोहित दंग रह गया और वास्तव में डरना भूल गया, और उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, प्रतियोगिता का अनौपचारिक रूप से तय किया गया नंबर एक दिव्य पारगमन क्षेत्र के लड़के की तलाश क्यों कर रहा है? मेरे विचार से वो निश्चित रूप से सिटी लॉर्ड आदिश्वर की तलाश में है। आखिरकार उसका बड़ा भाई वास्तव में 7 पवित्र पुत्रों में से एक है। अभिराम का नमस्ते कहने के लिए आना भी उचित ही है। फिर भी अभिराम सीधे आरव के सामने चला गया और बोला, मुझे अभिराम कहा जाता है, क्या मैं छोटे भाई का नाम जान सकता हूं? आरव को आश्चर्य हुआ। कोई उकसावा नहीं, कोई बदला नहीं, बस एक सरल अभिवादन। इस अभिराम में अपनी उम्र के अनुपात से कहीं ज्यादा संयम था, और ऐसे प्रतिद्वंद्वी से उलझना तो और भी मुश्किल होगा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ अपना नाम बताया। अभिराम ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हें तलवार चलाने वाला होना चाहिए, है ना? तुम बहुत ताकतवर हो। आरव ने खुद पर हंसते हुए कहा, ओ भाई, अभिराम को कैसे पता कि मैं बहुत ताकतवर हूं? अभिराम भी हंसा और बोला, बस एक तरह की भावना। तुम्हारी तलवार चलाने की मंशा सघन है, लेकिन फैलती नहीं है। अगर मेरी तलवार दांव की सिद्धियां कम होती तो शायद मैं इसे समझ भी नहीं पाता। मुझे ऐसा लगता है कि तलवार की मंशा के बारे में आपकी समझ अभी भी मेरी समझ से ऊपर होनी चाहिए। हालांकि शायद साधना क्षेत्र के साथ हमें अखाड़े में मुक्का मारने का मौका न मिले। वाकई बहुत खेदजनक है। अभिराम की तलवारें वास्तव में बहुत अहंकारपूर्ण ढंग से कही गई थी, लेकिन जब दूसरे लोगों ने इसे सुना तो ये किसी भी तरह से अप्रत्याशित नहीं था। उनकी तलवार दांव सिद्धियां बहुत मजबूत थी। ये बात निर्विवाद थी, सिवाय इसके कि जिस बात ने सभी को आश्चर्यचकित किया वो ये थी कि अभिराम ने वास्तव में कहा कि आरव की तलवार की मंशा उससे भी ऊपर थी। आरव ने हंसते हुए कहा, अवसर तो मिलेगा। अभिराम ने अपना सिर हिलाया और कहा, अनेक प्रतिभा है, उन्हें इस बार अपनी सर्वोच्च स्थिति के साथ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, अन्यथा
ये अभिराम निश्चित रूप से भाई आरव को एक मुकाबले के लिए ढूंढ लेता, लेकिन ये अच्छा भी है क्योंकि मुझे पता है कि भाई आरव सिटी आदिश्वर के अधीन है। इसलिए मैं निश्चित रूप से किसी अन्य दिन मार्गदर्शन लेने के लिए आपसे मिलने आऊंगा। बातचीत समाप्त करने के बाद अभिराम ने आदिश्वर का अभिवादन किया और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए वापस चले गए। क्या अभिराम को बुखार है? उसने वास्तव में कहा था कि दिव्य पारगमन क्षेत्र का वो लड़का बहुत ताकतवर है। हाँ, उस लड़के में कोई असाधारण विशेषता नहीं है। मुझे लगता है कि मैं उसे एक हाथ से कुचल सकता हूं। अगर प्रतियोगिता में निजी तौर पर लड़ने की मनाही न होती तो मैं वास्तव में ये अनुभव करना चाहता कि ये लड़का कितना ताकतवर है। अरे जल्दी मत करो, चयन प्रतियोगिता कल से शुरू होगी। चाहे वो खच्चर हो या घोड़ा, उन्हें बाहर आकर टहलना होगा। अभिराम की हरकतों ने प्रतिभाशाली लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वे सभी एक के बाद एक आरव को परखने लगे। हालांकि परखने का नतीजा ये हुआ कि आरव में जरा भी असाधारणता नहीं थी। वो एक साधारण दिव्य पारगमन क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट लग रहा था। आरव, तुम वाकई बहुत अलग हो। यहां कई सौ युवा प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन तुम पर अभिराम की नजर पड़ गई। क्या यह हो सकता है कि तुम्हारी ताकत वाकई इतनी मजबूत है? आदिश्वर ने उत्सुकता से पूछा। आरव ने अपने कंधे उचकाए और कहा, क्या तुम कल नहीं जानोगे? अगले दिन मान नगर के अभ्यास मैदान पर 6 विशाल अखाड़े बनाए गए थे। अगले दिन सुबह सुबह प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी अभ्यास मैदान पर एकत्र हुए और परिधि पर हस्तक्षेप करने वाले लोगों की घनी भीड़ भी थी जो उन्हें घेर रही थी और देख रही थी। बस इतना था कि उन्हें एक विशाल सरणी गठन द्वारा रोक दिया गया था और उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन ये दूरी उन्हें सभी अखाड़ों की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने के लिए पर्याप्त थी। अभिराम, देखो देखो, यंग मास्टर अभिराम। बाहरी परिधियों पर देखने वाले लोगों की ये भीड़ अभिराम के दृढ़ समर्थकों का एक बड़ा समूह था। प्रतियोगिता अभी शुरू होनी थी और उनमें से हर कोई उत्तेजक पदार्थों से भरा हुआ था। अभिराम का उत्साह वर्धन कर रहा था। अभिराम वाकई भयानक है। सिर्फ इन महिला सेना की लार ही विरोधियों को मौत के घाट उतार सकती है ना? मोहित ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया में सिर्फ ताकत की ही तालियां बजती है। अभिराम का इतना अच्छा स्वागत होना मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि उसकी ताकत काफी भयानक है। राजा यादव ने कहा, अभिराम की ताकत सिर्फ मान नगर के डिवीजन प्रतियोगिता क्षेत्र में उसके विरोधियों को कुचलने में सक्षम है। मान नगर को छोड़कर उसके ये समर्थक शायद निराश हो जाएं। आदिश्वर ने कहा, ओ, अभिराम की ताकत वाकई असाधारण है। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे डिवीजन प्रतियोगिता क्षेत्र मान नगर की तुलना में ज्यादा मजबूत हो? आरव ने उत्सुकता से पूछा। उसे लाल तालाब पवित्र भूमि के पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। दूसरे डिवीजन प्रतियोगिता क्षेत्रों की ताकत कितनी मजबूत थी, उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। आदिश्वर ने कहा, हालांकि इस बार चयन प्रतियोगिता पूरे लाल तालाब पवित्र भूमि की सीमा के भीतर हो रही है, लेकिन सबसे मजबूत प्रतिस्पर्धा क्षेत्र वास्तव में अभी भी पवित्र भूमि का स्व डिवीजन प्रतियोगिता क्षेत्र है। अगर कोई बड़ा आश्चर्य नहीं हुआ तो लाल तालाब पवित्र भूमि में प्रवेश करने के लिए ये कोटा अंत में पवित्र भूमि के अभिजात वर्ग के पास ही आने वाले हैं। तो क्या लाल तालाब पवित्र भूमि इस प्रतियोगिता का आयोजन करके एक अनावश्यक कार्रवाई नहीं कर रही है? आरव ने उत्सुकता से पूछा। आदिश्वर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, पवित्र भूमि का क्षेत्राधिकार बहुत बड़ा है। यद्यपि पवित्र भूमि द्वारा बहुसंख्यक प्रतिभाओं को थैले में डाल दिया गया है, फिर भी एक छोटा सा अल्पसंख्यक बाहर भटक रहा है। ये लोग पवित्र भूमि में शामिल होना पूरी तरह से अपनी गरिमा के विरुद्ध समझते हैं। ठीक सर तिलक की तरह शक्ति के साथ, पवित्र भूमि के संसाधनों के साथ एक पवित्र पुत्र बनना लगभग पत्थर की लकीर है। यह प्रतियोगिता अच्छी चूक और कमियों को दूर करने के लिए है, उन प्रतिभाओं को आकर्षित करना जो लाल तालाब पवित्र भेली के कोटा के साथ बाहर भटक रहे हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि आप कहते हैं, प्रत्येक डिवीजन प्रतियोगिता क्षेत्र में अत्यंत दुर्जय शक्ति वाले प्रतिभाओं का एक समूह उभरना चाहिए। फिर आप इतना निश्चित होने की हिम्मत करते हैं कि ये नंबर एक पवित्र भूमि के कुलीनों के सिर पर गिरेगा? आदिश्वर के चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, मैं ये कह रहा हूं, स्वाभाविक रूप से इसके पीछे मेरा अपना तर्क है, क्योंकि इस पवित्र भूमि के प्रतिभाशाली लोगों में से इस बार एक अत्यंत राक्षसी प्रतिभा प्रकट हुई है। उसकी शक्ति संभवतः उसी श्रेणी के मार्शल कलाकारों को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि इस बार प्रतियोगिता में बहुत ही दुर्जय प्रतिभाओं का एक समूह उभरेगा। फिर भी मुझे नहीं लगता कि इन लोगों में से कोई भी ऐसा है जो उससे आगे निकल सके। ओ, ये व्यक्ति कौन है वास्तव में आपकी ऐसी प्रशंसा को पूरा करने के लिए? आदिश्वर ने जो कहा उससे आरव कुछ उत्सुक हो गए। समान रैंकों में आगे बढ़ते हुए ये कुछ ऐसा था जो वो आरव हमेशा से करता आ रहा था। अगर पवित्र भूमि में वास्तव में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति होता
तो वो वास्तव में एक दुर्जेय प्रतिद्वंदी होता। इस व्यक्ति को पवित्र भूमि में कई लोगों द्वारा अगले पवित्र लॉर्ड के लिए उम्मीदवार के रूप में पहले से ही सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है। उसका नाम गौतम है। आदिश्वर ने कहा। गौतम। आरव ने चुपचाप ये नाम याद कर लिया। ऐसा लगता है कि लाल तालाब भेली में प्रवेश करने के लिए स्लॉट प्राप्त करना इस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बाधा थी। लेकिन अगर यह वास्तव में आदिश्वर ने कहा होता तो इस बार प्रतियोगिता शायद इतनी सरल नहीं होती। वे तथाकथित 7वें स्तर के असीम क्षेत्र के शक्तिशाली लोग अंत तक हंस नहीं पाते। आखिरकार मार्शल आर्टिस्ट की लड़ाइयों में साधना क्षेत्र ही सब कुछ नहीं था। साधारण मार्शल आर्टिस्ट के लिए 7वें स्तर के असीम क्षेत्र बनाम 6ठे स्तर के असीम क्षेत्र पूर्व वाला बिल्कुल भारी था। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी साधना उस हद तक भिन्न नहीं थी जो स्थिति को उलट सके। लेकिन इन युवा प्रतिभाओं ने जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया वो थी अवधारणाओं की समझ। 7वें स्तर के असीम बनाम 6ठे स्तर के असीम क्षेत्र पूर्व वाला शायद जीत न पाए। दूसरों को एक तरफ रखते हुए आरव को लगा कि राजा यादव की ताकत शायद उन तथाकथित 7वें स्तर के असीम क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों से कम नहीं थी। बेशक प्रभावित करने वाले कारक लड़ाइयां बहुत ज्यादा थी। जब लड़ाई वास्तव में शुरू होगी तो किसी को भी जवाब नहीं पता था। इसके अलावा इस बार प्रतियोगिता के नियम बहुत ही सरल थे। इन 6 अखाड़ों को स्थापित करने का उद्देश्य 6 अखाड़ों के स्वामी चुनना था। जो लोग अंततः प्लेटफॉर्म की सफलतापूर्वक रक्षा करने में सक्षम होंगे वे ग्रैंड फाइनल में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करेंगे। इस तरह की चयन पद्धति से प्रतिभाओं के बीच प्रतिस्पर्धा और भी तीव्र हो जाएगी। जो लोग अंत में जीतेंगे वे निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए सबसे अधिक योग्यता वाले होंगे, क्योंकि पहले से ही कोई भी उन्हें चुनौती देने में सक्षम नहीं होगा। नियमों के अनुसार प्लेटफॉर्म के नीचे के लोग प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों को चुनौती दे सकते हैं। अगर वे जीत जाते हैं तो वे प्लेटफॉर्म पर खड़े रहेंगे और अगली चुनौती का इंतजार करेंगे। गिरने के बाद दूसरे दिन भी चुनौती जारी रखने का मौका होगा, लेकिन हर कोई केवल अधिकतम 3 बार चुनौती दे सकता है। अगर तीनों बार सभी विफल हो जाते हैं तो वे चुनौती जारी रखने का मौका खो देंगे। और अखाड़े के स्वामी के लिए उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं कोटा, उन्हें लगातार 100 मैच जीतने होंगे या कोई भी चुनौती जारी नहीं रख सकता। बेशक लगातार 100 मैच जीतने का मतलब यह नहीं था कि प्रत्येक व्यक्ति को पूरे 100 मैच लड़ने थे। जब तक चुनौती देने वाला अखाड़े के स्वामी को हरा देता वे दूसरे पक्ष के मैचों की संख्या का आधा हिस्सा प्राप्त कर सकते थे। ऐसे नियमों का सामना करते हुए कोई भी निश्चिंत नहीं हो सकता था। इसके अलावा ये एक कंटिन्यूस लड़ाई थी। ये 3 से 5 दिनों में बिल्कुल भी समाप्त नहीं हो सकती थी। एक अखाड़ा स्वामी प्रतिदिन केवल 20 चुनौतियां स्वीकार कर सकता था। इस समय मान नगर के नगर स्वामी चक्रदेव धीरे धीरे उच्च मंच पर चले गए और नीचे कुछ उत्साहवर्धक शब्द कहे। मान नगर के डिवीजन प्रतियोगिता क्षेत्र की प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू हुई। हालांकि चक्रदेव द्वारा आरंभ की घोषणा करने के बाद वास्तव में कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए भी अखाड़े में नहीं आया। यह वास्तव में कुछ अजीब था। ये युवा प्रतिभाशाली सभी मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे कि अभी ऊपर जाना भेजे जाने का परिणाम होगा नीचे। अंत में वे केवल तोप का चारा बन जाएंगे। पूर्ण शक्ति के बिना सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की हिम्मत कौन करेगा? आरव, अभिराम ने नहीं कहा कि तुम बहुत ताकतवर हो। क्या स्टेज पर जाकर कोशिश नहीं कर रहे हो? तुम्हारी ताकत के साथ लगातार 100 मैच जीतना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? मोहित ने मजाक उड़ाया। इतनी जल्दी किस बात की है? यह प्रतियोगिता कुछ दिनों तक चलेगी, आरव ने शांत भाव से कहा। मोहित ने तिरस्कारपूर्वक कहा, नो बॉल का मतलब नो बॉल है। किस बात का दिखावा कर रहे हो? जब मोहित उपहास कर रहा था अचानक भीड़ से एक हलचल हुई। वास्तव में कोई था जो सबसे पहले स्टेज पर गया था। ये अभिराम है। वो वास्तव में स्टेज पर जाने वाला पहला व्यक्ति है। हे भगवान, ये पूर्ण आत्मविश्वास है। अभिराम के अलावा कौन सबसे पहले स्टेज पर जाने की हिम्मत कर सकता है? मुझे आश्चर्य नहीं है कि अभिराम सबसे पहले स्टेज पर गया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उसे चुनौती देने के लिए मंच पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन है? सब चुप हो गए। ये वाक्य सबके दिलों में गहराई से उतर गया। लोगों के दिलों में यह धारणा पहले से ही गहरी बैठी हुई थी कि अभिराम नंबर 1 विशेषज्ञ है। चुनौती देने की हिम्मत कौन करेगा? अभिराम मंच पर चढ़ने के बाद उसने अपनी तलवार को गले लगाया और दोनों आंखें बंद करके वही खड़ा हो गया। फिर भी प्रतिभाशाली लोगों के समूह ने एक दूसरे को देखा। वास्तव में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने ऊपर जाने की हिम्मत की हो। ठीक उसी समय एक व्यक्ति दूसरे मंच पर दौड़ा, सभी को अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, यह उत्तरी लाल शहर का अजीत है। मैं एक मामूली प्रेरणा के रूप में सेवा करने के लिए तैयार हूं, ताकि अन्य लोग अधिक मूल्यवान योगदान के साथ आगे आ सकें। मार्गदर्शन देने के लिए कौन आ रहा है? अजीत की हरकतों ने सबका ध्यान खींचा। उसकी ताकत सिर्फ 6ठे लेवल का असीम क्षेत्र था, लेकिन उसके इरादे बहुत स्पष्ट थे।
जो कि मंच पर विरोधों के साथ चलो की तुलना करने के लिए था। सच में वहां मौजूद बहुत से लोग जानते थे कि उनके पास कोई मौका नहीं था। उनका आने का उद्देश्य भी सिर्फ इन प्रतिभाशाली लोगों के साथ मुकाबला करना था। ये प्रतिभाशाली लोग ज्यादातर इलाके में मुर्गियों के बीच खड़े सारस थे। समान ताकत वाले प्रतिभाशाली लोगों के साथ मुकाबला करने के ज्यादा मौके नहीं थे, इसलिए इस प्रतियोगिता में अवसर मिलना बहुत मुश्किल था। वास्तव में अजीत के आगे बढ़ने के साथ ही तुरंत कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसने प्रतिक्रिया दी। एक और व्यक्ति सीधे अखाड़े में आया और अजीत से मुकाबला किया। अजीत के आगे बढ़ने के साथ ही बाकी 4 प्लेटफॉर्म पर लोग बहुत तेजी से चढ़ गए। इस महान लड़ाई ने आधिकारिक तौर पर पर्दे भी गिरा दिए। आरव प्लेटफॉर्म के नीचे था। इन मार्शल कलाकारों को शांत भाव से आमने सामने देख रहा था। उसे मान नगर के डिवीजन प्रतियोगिता क्षेत्र मार्शल कलाकारों की ताकत के प्रति थोड़ा बहुत समझ भी थी, लेकिन इन लोगों की ताकत आरव के लिए पूरी तरह से कमी थी, इसलिए उन्हें चुनौती देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बहुत जल्द किसी ने मंच पर विजेता का निर्धारण किया। उस अजीत में वास्तव में मंच पर जाने वाले पहले व्यक्ति होने की हिम्मत करने की कुछ ताकत थी। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को सीधे मंच पर हराया। थोड़ी देर बाद एक और मार्शल कलाकार अजीत को चुनौती देने के लिए आगे बढ़ा। नतीजा यह हुआ कि अजीत फिर से जीत गया। ये कोई नहीं, अजीत वास्तव में लगातार 2 मैच जीता। समय धीरे धीरे बीतता गया। पहले दिन की लड़ाइयां बहुत जल्दी खत्म हो गई, लेकिन इससे लोगों को कुछ हद तक नींद आने लगी। पहले दिन की चुनौती में विशेषज्ञ मूल रूप से सभी ऊपर नहीं गए। ये सब कुछ मार्शल कलाकार थे जिनकी ताकत थोड़ी कमजोर थी और वे हंगामा कर रहे थे। किसी को यह नहीं देखना चाहिए कि उनमें से कुछ ने लगातार कई मैच कैसे जीते। अंत में इससे दूसरों को ही फायदा होगा। पहले दिन की प्रतियोगिता देखने लायक एकमात्र चीज शायद अभिराम ही था। वो बस अपनी तलवार को ऐसे ही गले लगाए रहा। सुबह से लेकर सूर्यास्त तक खड़ा रहा, लेकिन एक भी व्यक्ति चुनौती देने नहीं आया। विशेषज्ञ बर्फ की तरह उजाड़ थे, शायद उसके जैसे लोगों की बात कर रहे थे। बाकी 5 अखाड़े तब तक लड़े जब तक कि वे संघर्ष में बंद नहीं हो गए, लेकिन उसका स्थान ठंडा और सुनसान था। उन प्रतिभाशाली लोगों ने उसकी आंखों में भी नहीं देखा। आरव भी उत्सुक था कि अभिराम को चुनौती देने के लिए लोग आएंगे या नहीं। आखिरकार नियमों के अनुसार जब तक लगातार 2 दिनों तक कोई चुनौती नहीं देता, तब तक अभिराम को ग्रैंड फाइनल में प्रवेश करने का अधिकार स्वतः ही मिल जाता। दूसरे दिन प्रतियोगिता का असली चरमोत्कर्ष आखिरकार आ ही गया। जैसे ही यह शुरू हुआ, एक 7वें स्तर का असीम क्षेत्र प्रतिभाशाली व्यक्ति सीधे मंच पर चुनौती देने के लिए दौड़ा। अजीत। इस अजीत की ताकत बहुत ही भयानक थी। पहले दिन उसने वास्तव में लगातार 20 मैच जीते, अब तक मंच की रक्षा करते हुए, लेकिन मध्य चरण के असीम क्षेत्र और अंतिम चरण के असीम क्षेत्र के बीच असमानता अंत में थोड़ी बड़ी थी। इस अजीत की ताकत को मजबूत नहीं कहा जा सकता था, लेकिन मुश्किल से 100 चालों तक टिकने के बाद वो आखिरकार हार गया। इस 7वें स्तर के असीम क्षेत्र के बढ़त लेने के साथ बहुत जल्द ऐसे लोग थे जो खुद को रोक नहीं पाए। 2 और 7वें स्तर के असीम क्षेत्र मंच पर उड़ गए। लड़ाई तीव्र होने लगी।